हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आपसे भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी फॉर सीजीएल 2025। ठीक है। तो सभी को पता है कि भाई सीजीएल 2024 तो एंड हो चुका है। और कुछ की एंडिंग बहुत बढ़िया हुई है और कुछ की एंडिंग इतनी खराब हुई है कि भाई वो दोबारा से करने के लिए अभी सोच भी नहीं रहे हैं कि भाई हमारा पेपर खराब हो गया है तो हम प्रिपरेशन कर लें 2025 के लिए। है ना। तो भाई 2025 की प्रिपरेशन में लग जाओ जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। और जो ये थंबनेल देख के हमारे चैनल पे आए हैं कि भाई गिव इट अ वर्ल एटलीस्ट देन जस्ट, तो भाई मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि भाई आप वीडियो चाहे 1 घंटे की रहे चाहे 1.5 घंटे की, मैं ट्राई मेरी तरफ से ये करूंगा कि भाई जितना शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो हो सकेगा उतना बनाने की ट्राई करूंगा। क्योंकि भाई हमारी वीडियो को लॉन्ग होने का कारण ही यही है कि भाई यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही नहीं बताए जाते हैं। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा जाता है भाई। क्वेश्चन के साथ साथ जब क्वेश्चन के साथ साथ हम यदि कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे तो भाई थोड़ा बहुत तो टाइम चाहिएगा। ठीक है। पर ये है कि भाई उस क्वेश्चन से रिलेटेड और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आ गया आपके सामने तो आप रुकोगे नहीं उस क्वेश्चन को करने में। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूंगा कि भाई 1 घंटे की या 1.5 घंटे की वीडियो जितनी भी रहे, एंड तक बने रहना। और वीडियो के एंड में जब आप जाओगे तो आपका अच्छा खासा आउटपुट आपको मिल चुका होगा। ठीक है। आप ये वीडियो देख के खुद रियलाइज कर चुके होंगे ये चीज कि भाई वाकई में कंटेंट मिला है आज हमें। ठीक है। तो भाई जो थंबनेल देख के आए हैं उनको बिल्कुल निराश होने की जरूरत है नहीं। यदि देखो यूट्यूब पे जब आप जाते हो तो भाई यूट्यूब शॉर्ट्स में कई बार आप 1 घंटे बिता रहे हो स्क्रॉल डाउन करते, कई बार 2 घंटे भी बिता देते हैं। तो भाई एटलीस्ट इसको यहाँ दो, थोड़ा सा ट्राई करने दो मेरे को भी मेरी तरफ से, और तब मेरे को जज करो कि हाँ भाई क्या कंटेंट दिया है क्या कंटेंट नहीं दिया है। ठीक है। तो जो भी हमारे साथ सीजीएल 2025 के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये अश्योर कर रहा हूं कि भाई इस चैनल से आप जुड़े रहना, और जुड़े रहोगे तो भाई सारे कॉन्सेप्ट और जो भी एसएससी का न्यू पैटर्न है उस पे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है। दूसरा चीज ये कि जो मैंने सिमिलैरिटी की शीट के लिए बोला था तो उससे पहले मैंने ये शीट करने के लिए दे दी, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन नहीं रुकनी चाहिए। प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो हमेशा। ठीक है। सिमिलैरिटी की शीट जब तैयार हो जाएगी तो आपके सामने रख दिया जाएगा। और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो बताइए, जो हमारे साथ अब जुड़ने वाले हैं इस वीडियो को देख के वो हमारे चैनल रिलीवेंट मॉक्स एसएससी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। वहां पे क्या है कि आपको ये शीट्स के सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं और ये शीट्स भी मिल जाती हैं। ठीक है। दूसरा ये कि आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है। आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपका कोई भी क्वेरी हो या फिर आप कोई बात करना चाहते हो किसी सीरियस मैटर पे तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो आप अपना। ठीक है। दूसरा ये कि यदि आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेरी को मेंशन करोगे तो 100% उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ नहीं, लेकिन अब मैं ये और बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है वो हमको क्वेश्चंस के ड्यूरिंग ही पता चल जाएगा। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्या, आपको क्वेश्चंस की तरफ देखने से पहले ना एक बार थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस की तरफ भी देख लिया करो कि भाई ऑप्शंस क्या कहना चाहते हैं और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2011 एक्स की पावर 2010 प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और माइनस में एक्स की पावर 2011 और क्यू एक्स की वैल्यू इतनी है। और मेरे को क्या कह रहा है, द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। ठीक है। अब मैंने ऑप्शंस देखे, मेरे को डायरेक्ट ऑप्शंस पे जाना है। भाई देखो मेरे पास दो फलन है, एक दो फंक्शंस हैं, एक पी के टर्म में एक क्यू के टर्म में, दोनों एक्स की टर्म में है। अब भाई मैं पी एक्स से यदि क्यू एक्स को डिवाइड करूंगा तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स पी और क्यू को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर तो सेम ही रहेगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब भाई हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो भाई हमारे पास जब ऑप्शन हम चेक करें तो मेरे पास देखो दो ऑप्शन देख के काट सकते हो तुम, x+4 और x-4। क्योंकि ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, इनके पीछे का बड़ा रीजन ये भी है कि भाई हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं। तो भाई अल्टीमेटली हम इनको यदि ऐसी की ऐसे डिवाइड करने लगे ना तो भाई जो 7 जन्म वाला कॉन्सेप्ट होता है ना वो 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है। क्योंकि भाई एक्स की पावर 2011 प्लस एक्स की पावर 2010 इसको लिखो फिर उसको डिवाइड करो, भाई मेरे से तो होगा नहीं भाई, मैं जानता भी नहीं हूं। यदि कोई मेथड हो तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है। मैं सीधा करने वाला हूं कि भाई हमारे पास जब पी एक्स को क्यू एक्सिस से डिवाइड कर रहे हैं तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स रिमाइंडर कांस्टेंट रहेगा, रिमाइंडर कांस्टेंट रहेगा। तो जस्ट फॉर माई सिंप्लिसिटी और योर सिंप्लिसिटी मैं एक्स की वैल्यू को जीरो पुट कर रहा हूं। मैं एक्स की वैल्यू को जीरो से पुट कर रहा हूं। तो पी जीरो की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है देखो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यहां तक जीरो बन जाएगा और मेरे पास क्या बचा, फिर वन बचा, वन का स्क्वायर वन, तो वन माइनस जीरो इज इक्वल्स टू वन। ठीक है। इसी प्रकार से यदि क्यू जीरो निकालना पड़ जाए तो क्यू जीरो की वैल्यू भी कितनी आ रही है, मेरे पास वन आ रही है। ठीक है। अब यहां से मैं
चाहे पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स कर दूं, चाहे पी जीरो अपॉन में क्यू जीरो, बात तो एक ही है, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैंने जीरो ही तो रखा है। तो जब वन को वन से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, मेरे पास जीरो रिमाइंडर आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर हुआ जीरो। अब ये तो हो गया कि भाई आपने रट रखा है भैया, ऐसे आंसर थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो भाई जस्ट फॉर माई सिंप्लिसिटी मैंने लिया है। आप यदि पी की वैल्यू वन रखना चाहते हो, एक्स की वैल्यू वन रखना चाहते हो, तो आप वन रख के भी कर लो, क्योंकि वन रख के और शॉर्ट पड़ रहा है ये। लेकिन आपको आना चाहिए कि भाई बेसिक आपको सारे क्लियर होने चाहिए। आप यदि यहाँ पे दो रखोगे तो भाई 2 की पावर 2011, भाई मैं कैलकुलेट नहीं करना चाहूंगा, ना ही मेरे पास कोई एक ऐसा एआई टूल मैं जानता हूँ कि भाई जिसको ये कैलकुलेट कर पाए। भाई एआई टूल तो ऑब्वियसली कर देगा, लेकिन भाई मेरे को नहीं पता, मैं नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं सीधा पी वन रख रहा हूँ। अब पी वन की वैल्यू रखूंगा तो यहां से देखो, एक्स से स्टार्ट हो गया, एक्स की पावर 2011 तक जा रहा है, मतलब 2011 टर्म्स तो ये हो गए, एक 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 एक, तो 2011 प्लस में एक 2012, तो 2012 का स्क्वायर, 2012 का स्क्वायर माइनस ये कितना है मेरे पास, एक की पावर 2011, तो एक ही रहेगा ना, तो मैंने इसको एक की जगह एक का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या उत्तर आ गया, 2012 माइनस में वन यानी कि 2011, और 2012 प्लस वन यानी कि 2013। तो पी वन की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, ये। अब यहां से क्यू वन की वैल्यू निकालो, क्यू वन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, क्यू वन की वैल्यू मेरे पास देखो, एक्स की पावर 2010 से एक्स तक है, यानी कि एक्स 2010 तो ये रहे, और 2010 प्लस में एक यानी कि 2011 है। तो मेरे पास क्यू वन की वैल्यू इतनी आ गई 2011। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जा रहा है, 2013 बार जा रहा है, पर रिमाइंडर तो जीरो ही है ना, रिमाइंडर तो जीरो ही है ना इस केस में भी। तो भाई मैंने यही तो बोला था कि भाई रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो पी की पावर, चाहे एक्स जीरो ले लो, चाहे एक्स कुछ भी ले लो आप, भाई एक्स की पावर एक्स यदि दो रखोगे तो भाई एक्स की दो रख के सॉल्व कर लेना, और मेरे को बता भी देना कि भाई इसको सॉल्व करने पे आ क्या रहा है। मैं सिर्फ पी टू की वैल्यू जानना चाहता हूं, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, एन ओ पी कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 20 डेज, 15 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। अच्छा, मतलब मेरे पास एन है, ओ है और पी है ना। इस एन ने 20 डेज में, इस ओ ने 15 डेज में, और इस पी ने 12 डेज में काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर एंड लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड, एंड ओ लेफ्ट द वर्क 2 डेज आफ्टर एन हैड लेफ्ट। भाई ये जो बैकग्राउंड वॉइस आ रही है इसको प्लीज अवॉइड करना, क्योंकि भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। P completed the remaining work alone. How many days will be required to complete the whole work? भाई ये अपने आप में बहुत अच्छी जो है अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास जब कहीं से मेरे पास टाइम एंड वर्क के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तीसरी आंख भी खुल जानी चाहिए भाई, क्योंकि ये फ्री फोकट के मार्क्स होते हैं। क्योंकि हमें टाइम एंड वर्क में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो टोटल वर्क होगा वो नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। और यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास एफिशिएंसी क्या होती है। मान लो मैंने कोई वर्क करा 4 डेज में, मैं 4 डेज में कोई वर्क कर सकता हूं, तो एक दिन में मैंने कितना काम करा, 1/4 काम करा होगा। 1/4 मान लो, मैंने टोटल वर्क को एक मान लिया, तो एक काम को मैं 4 दिन में पूरा कर रहा हूं, तो मैंने एक दिन में तो 1/4 ही काम करा होगा, यानी कि 25%। तो ये 25% क्या है, यही 25% मेरी एफिशिएंसी है। तो एक दिन में करा हुआ कार्य हमारे पास 25% है। तो हमारे पास एक दिन में किया हुआ कार्य ही क्या रहती है, एफिशिएंसी। वो हम क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। कई बार यहाँ पे ये लिख देता है 20, 15, 12 मिनट्स, तो जो एक मिनट में मेरे द्वारा कार्य होगा वो मेरी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। कई बार सेकंड दे देगा तो सेकंड, एक सेकंड में एफिशिएंसी। फिर कई बार यदि मान लो आवर्स दे देता है, तो एक आवर में किया हुआ कार्य मेरे द्वारा क्या रहेगी, एफिशिएंसी रहेगी, ठीक है। पर भाई यहां पे मैं सपोज करो कि मेरे पास दो व्यक्ति हैं, एक तो मेरे पास एक्स है और एक मेरे पास वाई है। एक्स किसी कार्य कर रहा है 3 दिन में, वाई किसी कार्य कर रहा है 4 दिन में, ठीक है। तो भाई मेरे को ये बताओ कि इनमें से मोस्ट ज्यादा एफिशिएंट कौन है, ज्यादा दक्ष कौन है, ज्यादा कैपेबल कौन है। तो भाई आप कहोगे ज्यादा कैपेबल तो एक्स ही है, क्योंकि इसने एक्स ने एक दिन में 33.33% वर्क कर दिया। बाई ने 25% ही करा है, बाई ने 25% ही करा है। तो भाई मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि जो नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहेगा, एफिशिएंसी के। मतलब जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी रहेगी वो उतना कम डेज में वर्क को कंप्लीट कर देगा। और जिसकी जितना ज्यादा, जितनी कम एफिशिएंसी रहेगी वो उतना ज्यादा डेज लेगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्स वाई के टर्म में, ठीक है। तो भाई मेरे को यहाँ पे आप मान लो इनके एफिशिएंसीज का रेशियो निकालना है, एफिशिएंसीज का। तो एफिशिएंसीज का रेशियो कैसे निकलेगा, 1/नंबर ऑफ डेज। 1/नंबर ऑफ डेज भाई ये समझाने के पर्पज से है सिर्फ। बाकी आप इनका सीधा एलसीएम लो, इनका एलसीएम ही यहाँ पे टोटल वर्क रहेगा ना भाई। मेरे को जब टोटल वर्क दिया हुआ रहेगा तभी तो मैं यहाँ से एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट कर पाऊंगा, या फिर मेरे पास यदि इनके एफिशिएंसीज का रेशियो दिया हुआ रहेगा तभी तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल पाऊंगा। हाँ या ना, ठीक है। तो आप क्या रखोगे, इसकी एन की एफिशिएंसी 3, ओ की एफिशिएंसी 4 और पी की एफिशिएंसी 5, ठीक है। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि भाई एन लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर द वर्क। भाई मेरे को नहीं पता वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ है,
तो भाई मैं कैसे कह दूंगा कि 4 डेज इतने दिन से पहले छोड़े होंगे एन ने कितने दिन पहले छोड़ा है, 4 दिन पहले छोड़ा है। लेकिन भाई मेरे को यही नहीं पता कि भाई काम जो है वो कितने दिनों में पूरा हुआ है। तो भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है। तो हमें ऐसे केसेस में शिफ्टिंग मेथड लगाना है। हमें शिफ्टिंग मेथड का मतलब ये है कि हमें हमें अपने अनुसार से काम को कैसे वेरीफाई करना है। देखो सपोज करो कि एन ने 4 दिन पहले ही छोड़ दिया, पर मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैंने एन को 4 दिन और वर्क करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एन को 4 दिन और रख लिया। तो भाई 4 दिन और रख लिया तो एन का 4 दिन का काम और जुड़ गया ना उसमें। तो अब टोटल काम कितना हो गया, 60 + 12। और ओ ने एन के 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो मतलब ओ ने टोटल काम होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। भाई 2 दिन के बाद छोड़ा है ना इसने इसने 4 दिन पहले छोड़ा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसने 2 दिन पहले छोड़ा होगा। पर मैं 2 दिन और काम करवा रहा हूं इससे, तो जब 2 दिन और काम करवाऊंगा तो ये वर्क कितना ऐड कर देगा, 8 ऐड कर देगा। तो अब मेरे पास टोटल वर्क कितना हो गया, 80 हो गया, 80। और अब मेरे पास खिलाड़ी भी ये तीनों ही बचे हैं, एन ओ और पी। मतलब एन और पी तीनों व्यक्ति बचे हैं ना मेरे पास। तो अब ये 80 काम को तीनों ही व्यक्ति तो करेंगे। तो कितने दिन में कर देंगे उसको, 80/12, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी का 12 ही तो है। तो कितने डेज लगेंगे, 80/12 डेज। आया या नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन में शिफ्टिंग मेथड लगानी है कि भाई जो छोड़ रहा है ना उसको ये बोलो कि भाई तू रुक जा यार, तू जा मत, तू रुक जा। और जब वो रुक रहा है तो उसका काम ऐड भी तो होगा। भाई वो कुछ काम करा है तो वो ऐड भी तो करेगा वो काम तो। भाई आ जाएगा समझ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं आया हो तो भाई थोड़ा दिमाग को अपना खाली करो तो समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, है ना। जिसको ये कॉन्सेप्ट पते होंगे ना उनको ही भाई ये बातें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। इफ एन की वैल्यू मेरे पास पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर इज 12 डिजिट नंबर सच दैट पी क्यू एंड आर द नेचुरल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एन कोई डिजिट है, 12 डिजिट नंबर, ठीक है। तो आपको एक नंबर का पता रहना चाहिए। यहाँ पे एक नंबर यूज होता है आपको 1001। आपको 1001 बड़ा ब्यूटीफुल नंबर है। 1001 की वैल्यू होती है 7 × 11 × 13, ठीक है। अब आप ये कहोगे सर ये तो रटा रटाया आंसर, भाई रटा रटाया नहीं है। यदि ये नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये कंफर्म है इस चीज का। अब हम बताएंगे ना आपको। जैसे मान लो मैंने कोई 76 72 कोई संख्या ली और मैंने इसको 1001 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 672। 672 करके देखना, क्योंकि 672 का मल्टीप्लाई यहां करोगे, फिर इसमें करोगे तो 7 आ जाएगा, फिर इसमें करोगे तो 6 आ जाएगा, फिर 672 भाई। तो यानी कि 672 672। मतलब यदि हमें कोई 3 डिजिट की संख्या दी हुई है और हमको उसका रिपीटेशन करना है बार बार, तो हमको 1001 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, 1001 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई चलो मैं दूसरी संख्या ले रहा हूं, मैंने मैंने ली 576 576। इसका मल्टीप्लाई करा मैंने 1001 से। अब बताओ मेरे पास, अब बताओ मेरे पास क्या है। तो अब भी मेरे पास दोबारा से संख्या रिपीट होने लगेंगी, दोबारा से संख्या रिपीट होने लगेंगी। भाई दोबारा से संख्या रिपीट होने लगेंगी, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर। ये यही संख्या है, सिर्फ पी की जगह 5, क्यू की जगह 7 और आर की जगह 6 ले लिया मैंने, राइट। और कुछ नहीं करा ना। तो भाई हमें सिर्फ 1001 वाली संख्या का ध्यान रखना है। यदि आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से ऑप्शन। अब मेरे पास क्या लिख रहा है देखो, एन इज डिविजिबल बाई 91। तो भाई देख लो 13 7 91 दिया हुआ है ना, तो भाई एन तो डिविजिबल होगा 91 से हमेशा, ठीक है ये तो। एन वैन डिवाइडेड बाई 143 द रिमाइंडर इज 1, ये गलत है, क्योंकि रिमाइंडर क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। अभी 0 कैसे रहेगा, क्योंकि 11 × 13 दिया हुआ है, 11 × 13 143 होता है, 143 × 7। जब इस वाली संख्या को पी क्यू आर को इससे डिवाइड करेंगे 143, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए ना, तो ये गलत हो गया। एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, भाई ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना कि ये हमेशा 2 और 3 से डिविजिबल हो। भाई ये 6 का मतलब 2 × 3 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है भाई, ये हमारे पास इवन भी हो सकता है और भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना इसके ऊपर तो हमारे पास। और चौथा ऑप्शन देखो, 1001 इज द फैक्टर ऑफ एन। बिल्कुल है, 1001 फैक्टर है, तो सही देख लो यहाँ पे 1001 का मल्टीप्लाई करा तभी तो आया ये संख्या पी क्यू आर। तो यहाँ पे मेरे पास 1 और 4 करेक्ट है, जो कि सारे ऑप्शंस में है नहीं। यहाँ पे 1 और ऐड करके ये चौथा ऑप्शन मेरे पास बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। आया समझ, भाई आ गया होगा, बिल्कुल पूरा बेसिक समझाया अब तो। सॉरी। ये 7 11 13 के जो डिविजिबिलिटी रूल है बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छे रूल्स हैं, ठीक है। फिर जैसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लिखना हो तो जैसे सम ऑफ ऑड डिजिट्स और सम ऑफ इवन प्लेसेड वाले डिजिट्स को उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। यदि संख्या 11 या 0 का मल्टीपल आ रही है, 0 या फिर 11 का मल्टीपल, सॉरी,
तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लो मैं एक संख्या लिखता हूं आपके सामने 231, तो इसमें सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या रहेगा, 2 प्लस में 1, तो यानी कि 3 और 3 - 3 करेंगे, क्योंकि ये इवन डिजिट है ना, इवन नंबर पे आ रहा है ना, इवन प्लेस पे, तो 3 - 3 0। तो जब 0 आ गया या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता, तो भाई वो संख्या किससे 11 से डिविजिबल होगी, तो ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है। 7 के लिए क्या करोगे, 7 के लिए तीन तीन संख्याओं के पेयर बनाओ पीछे से, और उनको फिर ऐसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहां से ये 7 का मल्टीपल का रूल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मेरे पास चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अब ढंग से सुनना। चौथा क्वेश्चन, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दूं एक बार, कॉन्सेप्ट अच्छे से। कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करना चाहोगे मेरे साथ, कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करो। ठीक है। मेरे पास, मैंने मान ली मेरे पास ए डिस्टेंस थी, मेरे को ए डिस्टेंस चलना था, चलो डी डिस्टेंस मान ली मैंने, और ये मैंने टी टाइम में पूरी करी। तो मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब ये मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, स्पीड है ना, अब मेरे को क्या करना है, एक बार मान लो मैंने इफ इफ डी को मैंने कांस्टेंट कर दिया, डी को मैंने कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, डी को मैंने कांस्टेंट कर दिया, ध्यान रखना। जब डी को मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो डी की वैल्यू आ क्या जाएगी मेरे पास, डी की वैल्यू एस इंटू टी। तो मतलब मैंने एस और टी को, जो मल्टीप्लाई आया है उसको ही कांस्टेंट कर दिया, मैंने उसको ही कांस्टेंट कर दिया। अब आपको ये तो पता होगा कि भाई दो संख्याओं का जब मल्टीप्लाई करेंगे और वो कांस्टेंट आ रहा है, तो एक संख्या को जिस रेशियो में बढ़ाएंगे, दूसरी संख्या को उस रेशियो में घटाना पड़ेगा। मान लो यदि स्पीड को मैंने 4 से 3 कर दिया, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 से 4, तभी तो ये डी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ना मेरे पास, तभी तो ये डी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी मेरे पास। तो यहां से जब डी की वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट आ रही है, तो मैं यहां से क्या सोल्यूशन लिख सकता हूं, यहां से मैं एक लिख सकता हूं कि मेरे पास जो एस होगा ना, जो स्पीड की वैल्यू रहेगी, वो टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। ऐसे ही यदि मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं, टाइम को कांस्टेंट कर दूं, तो मेरे पास जो स्पीड रहेगी वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल रहेगी सीधी। ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस के। अब यहां पे ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का यही क्वेश्चन लगाना है हमें। ट्रेन ए टेक्स 35 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 460 किलोमीटर। ठीक है। ड्यू टू इंजन फेलियर द स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाई ए क्वार्टर, क्वार्टर मतलब एक चौथाई घट जाती है, एंड एज ए रिजल्ट ट्रेन बी टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए टू कवर द सेम डिस्टेंस। भाई कई बार सिली मिस्टेक के कारण ये क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई देखा जाए तो। कि इसमें कहना चाह रहा है, मैं देखो समझाने के पर्पज से लिख रहा हूं सिर्फ आपको, देखो मैं सीधा भी लिख सकता हूं वरना, देखो पहले केस में मान लो ए था और ये बी था। ए यदि बी यदि टी टाइम ले रहा है ना, तो ए ने कितना टाइम लिया है, 35 मिनट मोर लिया है इससे, 35 मिनट मोर। ठीक है। अब सपोज करो कि भाई बी की स्पीड है यहां पे, तो बी स्पीड दे रखा है, बी की स्पीड क्या हुई है, 4 से 3 हो गई, मतलब वो एक क्वार्टर घट गई ना, 4 से 3 हो गई, 4 से 3। तो उसने कितना टाइम मोर लिया, 30 मिनट्स मोर लिया है इसे। अब भाई मेरे को बता सकता है कि यहाँ पे जब स्पीड, डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है ना, डिस्टेंस तो उतना ही चला है, तो टाइम उसने कितना करा होगा, टाइम उसने कितना करा होगा, टाइम उसका 3 से 4 होगा, मतलब पहले वो 3 टाइम ले रहा था, तो अब वो 4 टाइम लेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है। तो यहां पे कितना टाइम बढ़ गया, एक टाइम, और उस एक टाइम की वैल्यू कितनी है मेरे पास, उस एक टाइम की वैल्यू है मेरे पास 65 मिनट्स। क्यों है वो 65 मिनट्स, क्योंकि भाई तुमने देखा नहीं, तुमने यहां पे देख नहीं रहे हो कि पहले ए ले रहा था 35 मिनट्स मोड़ तो बी से, तो जब बी की स्पीड घट गई, अब बी ले रहा है 30 मिनट्स मोर देन ए, तो पहले बी ने यही 35 मिनट्स भी तो कवर करे होंगे ना, बी ने पहले ये 35 मिनट्स भी तो उसको पीछे छोड़ा होगा टाइम में। तो पहले उसने 35 मिनट छोड़े, फिर वो 30 मिनट ज्यादा और ले रहा है, तो मतलब टोटली की उसको कितने मिनट लगे, उसको 65 मिनट्स। तो उसका ओरिजिनल टाइम कितना था, बी को ओरिजिनल टाइम था 195 मिनट्स। मतलब बी टोटल डिस्टेंस जब उसकी वो इंजन फेलियर से पहले वो 195 मिनट्स ले रहा था, 195 मिनट्स ले रहा था। तो बी की स्पीड निकाल पाओगे ना, यहां से बी की स्पीड निकाल पाओगे, बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 460 अपॉन 195। लेकिन हमसे बी की स्पीड नहीं पूछ रहा, हमसे ए की स्पीड पूछ रहा है, किलोमीटर आवर में। तो एक ए का टाइम तो निकालो पहले, ए ने कितना टाइम लिया था पहले, ए ने 35 मिनट्स मोर लिया था, तो ए का टाइम कितना हो गया मेरे पास, ए का टाइम कितना हो गया, 230 मिनट्स, 230 मिनट्स। और जब ए ने 230 मिनट्स लिया है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ए की स्पीड निकालनी पड़ जाए, तो 460 अपॉन 230, ये तो है किलोमीटर पर मिनट में, हमको घंटे में चाहिए, मतलब आवर में चाहिए, तो 230 अपॉन में 60 भी तो होगा, तो यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। देखो भाई, अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हो हर क्वेश्चन में, तो मेरे को बताना भाई, वीडियो लंबी जाती है तो इसी रीजन से जाती है। ठीक है। बेसिक सब चीज बताया जाएगा, पर थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो, और भाई एंड तक वीडियो तक रखो, रहोगे ना, 100% कह रहा हूं भाई, ऐसा तो लगेगा ही नहीं, जो भी फ्रेशर भी आए हुए हैं ना, तो उनको नहीं लगेगा बिल्कुल कि हमारा टाइम वेस्ट गया है भाई आज। ठीक है।
चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है मेरे पास, और पांचवा क्वेश्चन सिमिलैरिटी से है भाई, है ना। तो सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन में जैसे सपोज करो कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या लिख के देता है भाई, 3 दिन की मेडिसिन ले लो। तो भाई ऐसे ही हमने ज्योमेट्री में 3 दिन की दवाइयां बना रखी हैं, ठीक है। अब 3 दिन की दवाइयां क्या, 3 दिन की वीडियो बना रखी है। फर्स्ट वीडियो में आपको ट्राइंगल मिलेगा, ट्राइंगल और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल वगैरह भी है, ठीक है। 2017 से लेके जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे सारे मेंशन हैं, ठीक है। तो भाई ट्रायंगल में जैसे कि एमपीजी हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, है ना, और जो जो भी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी हम आगे जाके एक थ्योरम पढ़ेंगे, वो भी सारा थ्योरम्स वगैरह सब अप्लाई करके, ठीक है। इवन राइट एंगल ट्रायंगल में जितनी भी बनती है मीडियम से रिलेटेड जो थ्योरम्स आती हैं, सारी की सारी एक्सप्लेन्ड है, अच्छे से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। दूसरे वीडियो में हमने डाला है सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। सारे, आप ये नहीं कह सकते कि सारे इजी इजी क्वेश्चन डाल दी भाई, 2017 में जो बढ़िया बढ़िया टॉप लेवल के क्वेश्चन थे वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तीसरी वीडियो में पॉलीगन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप जाके देखना भाई, आप ये कह दो कि वाकई में हमें आज कंटेंट मिला है, ठीक है। तो अब हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे, तो सिमिलैरिटी में क्या होता है, जैसे देखो, इन द गिवन फिगर बिलो एल एम इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। एल एम पैरेलल टू सी डी हो गया मेरे पास, ये यहां से यहां तक, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा फिगर, अब यदि हम इस फिगर को ऐसे खोल दें, इस फिगर को मैंने ऐसे खोल दिया अब आपके सामने, जैसे मान लो ये मेरे पास क्या था, ए था ना, ए, और यहाँ पे ये सी था, यहाँ पे ये डी था, है ना, और यहाँ पे ये बी था, ठीक है। और यहाँ पे ये एम है, यहाँ पे ये एल है ना, और यहाँ पे ये एन है। तो भाई ये एल एम पैरेलल टू सी डी है, मतलब ये पूरा ही पैरेलल है, इसके पूरा ही पैरेलल है, बस आपको जस्ट फिगर खोलना था इसमें, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, और ठीक है। और तो डेटा पूरा ही इजी इजी सही है। अब तो आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी, तो ए एम 5 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर, तो एम बी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और ये एन डी कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ए एल कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। तो अब कोई थेल्स थ्योरम लगा के करना चाहता है तो थेल्स थ्योरम लगा लो, बाकी मैं तो ये कहूंगा कि सीधा ही यूज कर लो तो बढ़िया रहेगा। एलसी प्लस में ए एन निकालना है। अब एलसी की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो 5 का 1.7 टाइम्स है, 1.7 टाइम्स ही है ना, तो इसका ही 1.7 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 5.1 सेंटीमीटर। और जब ये 5.1 सेंटीमीटर आ गया, तो हमको किसकी वैल्यू और चाहिए, ए एन की वैल्यू। अब ए एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक कितना टाइम्स हुआ, 1.5 टाइम्स। तो यहां से यहां तक ये आने में भी कितना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 7.5 सेंटीमीटर। और जब ये 7.5 और ये 5.1 दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 12.6 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। लगा अच्छा टॉपिक, ठीक है। और यदि कोई भाई बेसिक से ही करना चाहता है, जिसने बिल्कुल ठानी रखी है कि भाई हमें तो थेल्स वाली वीडियो से, आप जैसे दो पैरेलल लाइंस दी हुई हो, सपोज करो ये ट्रायंगल मैं चूज कर रहा हूं, ठीक है, ये ट्रायंगल मैं चूज कर रहा हूं, एल यहां था ना, तो हमारे पास जब ये पैरेलल इसके दे रखा है, तो मेरे पास क्या रहेगा, यहां से ए एल, मैं लिख के बता देता हूं, देखो यहां से मेरे पास क्या रहेगा, ए एम अपॉन में एम बी की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी, यहां से ए एल अपॉन में एल सी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में एन डी, ये मेरे पास इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। और सिमिलैरिटी यदि अच्छे से समझना है, यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, ए एम अपॉन में ए बी, पूरा पूरा भी ले सकता हूं मैं, कि जैसे ए एम अपॉन में ए बी ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, फिर ए एल अपॉन में ए सी, और यहाँ पे कितना आएगा फिर ए एन अपॉन में ए डी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ओके। ये छठवां क्वेश्चन भी सिमिलैरिटी से रिलेटेड ही दे दिया, देखो, इन आर ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डीई इज पैरेलल टू एसी। अब भाई चित्र थोड़ा सही बनाना है, मेरे को डीई पैरेलल टू एसी दे रखा है, ठीक है। भाई चित्र बन गया ना इन क्वेश्चन में, फिर कुछ भी नहीं है। देखो थोड़ा चित्र को सही बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने बी को ऊपर ले रहा हूं मैं, ए बी और सी, क्योंकि सी ए सी के पैरेलल खींचना है ना मेरे को, डीई डीई मैंने इसके पैरेलल खींच दिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द ट्राइंगल बी डी इज के परसेंट लेस देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एसीईडी देन द वैल्यू ऑफ के इज क्लोज एट 2, ठीक है। तो मतलब मेरे को इसका और इसका रेशियो दे रखा है, इसका और इसका रेशियो कितना दे रखा है मेरे को, 2:5। तो भाई मेरे को कोई बता सकता है यहाँ से कि मेरे पास डीई अपॉन में एसी कितना रहेगा, डीई अपॉन में एसी, जब ये इसके पैरेलल हो गया, तो मैंने अभी थेल्स थ्योरम पढ़ाई है, डीई अपॉन में एसी कितना रहेगा मेरे पास, बीडी अपॉन में ए बी, बीडी अपॉन में ए बी, ठीक है। तो बीडी अपॉन में ए बी कितना है, मतलब मेरे पास 2:7, यानी कि ये 2 है, तो ये मेरे पास 7 हो जाएगा। मतलब यदि मेरे को एरिया निकालना पड़े, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी, समझाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ, अब तो भाई हो गया क्वेश्चन तो पहले ही, एरिया अपॉन में ट्राइंगल एबीसी, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, 2/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/49। तो मतलब इसका पूरे इसका 4 है, तो मेरे पास जो बच्चे कुछ एरिया है इसका, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका एरिया 4, 49 - 4 यानी कि 45। तो ये 45 से कितना कम है, ये 45 से 41 कम है, 41/45। तो के की वैल्यू इतनी तो आएगी मेरे पास, यानी कि के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से, 4100, 41 इंटू में 100/45। अब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ इसको, के की वैल्यू 820/9। ये यदि 819 होता, यदि 819 होता, 819 प्लस में 1/9 ही तो है,
819 प्लस में, यही तो है, ये 819 अपॉन में 9 प्लस में 1/9। ये कितना हो गया मेरे पास, ये कितना हो गया मेरे पास 91 और 91.1, एक ही आंसर तो दे रखा है समथिंग। 810 होता तो ये 90 होता, पर ये 810 से एक और ज्यादा बढ़ा है, मतलब 91 पॉइंट समथिंग, एक ही आंसर तो है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आ गया मेरे पास अब। सातवां क्वेश्चन है, और सातवें क्वेश्चन में भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लो। द एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इन ए ग्रुप इज 154 सेंटीमीटर एंड द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज इज इन दैट ग्रुप इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द ग्रुप। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज, देन व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज। मैं आपको इसमें दो मेथड बताना चाहूंगा। एक तो एलिगेशन वाला मेथड लगा सकते हो आप इसमें, एलिगेशन, ठीक है। अब भाई जो एलिगेशन वाला टॉपिक है वो मैंने अच्छे से समझाया हुआ है अपनी वीडियो में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और एक इसमें लगा सकते हो आप वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कुछ नहीं होता, सिर्फ एवरेज का ही भाई है, मतलब ये समझ लो एवरेज का ही रूप मान लो उसको, ठीक है, वेटेड एवरेज, ठीक है। अब एलिगेशन कहाँ यूज करते हैं, पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। हमें एलिगेशन से क्या है कि हमें बेस रेशियो जब निकालना पड़े, हमें या तो बेस रेशियो निकालना पड़े तब हम एलिगेशन का यूज करेंगे, या फिर जब हमें बेस रेशियो दे रखा हो और हमें ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो तब हम एलिगेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास दो दालें थी, एक को मैंने 72 पर केजी में खरीदा, है ना, एक को मैंने खरीदा 75 पर केजी में, लेकिन जब मैंने दोनों को मिलाया तो उनका एवरेज, उनका जो वेट निकल, उनका जो प्राइस निकल के आया वो 74 पर केजी। तो मेरे को ये बताओ मैंने किस रेशियो में मिलाया होगा इनको। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि 72 और 75 की केजी वाली दालों को मिला रहे हो तो भाई इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। अब ये एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये उस वीडियो में एक्सप्लेन है, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो भाई वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, जो कि जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो एक 74 से ज्यादा है, एक 74 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने किस रेशियो में मिलाया होगा उसको, 1:2 में, मतलब उन दालों को 1:2 में हमने मिलाया होगा, तब हमारे पास 74 आया है। और वेटेड एवरेज यही है सिर्फ, यहाँ 72 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 75 प्लस 75 × 2, यानी कि 150 प्लस में 72 कितना हो जाएगा, 150 प्लस में 72 हो गया मेरे पास 222, और 222 अपन में 3 कर देंगे, सीधा सीधा आंसर, ये हमारे पास वेटेड एवरेज हो गया, ठीक है। लेकिन एलिगेशन में हमको दिया हुआ क्या है, यहाँ पे एलिगेशन में सर हमको यही तो दिया हुआ है कि हमारे पास बेस रेशियो क्या है, बेस रेशियो है हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। जैसे यहाँ पे बेस रेशियो क्या था कि हमने किस केजी में, किन, हमने 72 पर केजी वाली दाल को 1 केजी लिया, हमने 75 पर केजी वाले दाल को 2 केजी लिया, तो हमारे पास बेस केजी ही तो है, यहाँ पे केजी ही तो है मात्रा। तो यानी कि यहाँ पे बेस क्या रहेगा मेरे पास, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स का एवरेज वेट कितना था, 154, है ना। और टोटल मेरे पास कितना दिया हुआ है, टोटल मेरे को दिया हुआ नहीं है, टोटल मैंने मान लिया एक्स, मान लिया टोटल एक्स है। तो बॉयज का कितना रह जाएगा फिर, x+3, क्योंकि इससे 3 ही ज्यादा है ना। और मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज इज 25%, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो जब नंबर ऑफ बॉयज को मैंने 4 मान लिया तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी रह जाएंगी मेरे पास, 3, 3, ठीक है। तो यानी कि यहां से देखो ये 3 आ गया माइनस करके, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये एक्स से ज्यादा है, तो ये एक्स से कम रहा होगा, ये एक्स से कम रहा होगा, मतलब ये 4 आ रहा है मेरे पास घटा घटू के, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी रही होगी, 158 रही होगी, 158 रही होगी। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना एक बार, क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज, तो बॉयज की एवरेज हाइट कितनी रहेगी, 161, कहीं 151 आंसर मत लगा देना भाई, सिली मिस्टेक के चक्कर में कहीं आंसर गवा बैठो, ठीक है। तो एलिगेशन तो ये हो गया हमारे पास, है ना। अब वेटेड एवरेज में क्या करोगे, वेटेड एवरेज में मान लो सपोज करो कि मेरे पास बॉयज की संख्या थी ना, 4 थी ना, और गर्ल्स कितनी थी मेरे पास, 3 थी। इनका एवरेज वेट कितना मान लिया था मैंने, x+3, इसका एवरेज वेट था ही मेरे पास 154, और टोटल जो मेरे पास कितने हैं, टोटल मेरे पास 7 है ना, टोटल मेरे पास 7 है, 7 ही तो हो गए, जब ये नंबर ऑफ बॉयज 4 नंबर ऑफ गर्ल्स 3 तो टोटल स्टूडेंट 7, और इनका एवरेज वेट कितना था, x। तो अब यहां से सॉल्व करो, 4x+12 इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस में कितना करना पड़ेगा, 154 × 3 यानी कि 150, 450, 462, 462 इज इक्वल टू 7x, ठीक है। तो यहां से करेंगे तो 474 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3x, एक्स की वैल्यू अभी भी 158 आ रही है, ठीक है। अब लगा के देख लेना भाई, एलिगेशन मेरे हिसाब से ज्यादा सही पड़ता है, तो एलिगेशन अच्छा है ना। आठवां है, आठवां क्वेश्चन है मेरे पास पार्टनरशिप से रिलेटेड, और जब पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन आए तो जैसे मैंने टाइम एंड वर्क के लिए बोला था, वैसे ही मैं इसके लिए बोलूंगा कि तीसरी आंख भी खुल जानी चाहिए, क्योंकि भाई इन क्वेश्चंस में सिर्फ फ्री के नंबर हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है कि भाई जो हमारे पास प्रॉफिट रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहेगा, इन्वेस्टमेंट के रहेगा।
जिसका जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसका उतना ज्यादा प्रॉफिट, जो जितना ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसका उतना ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। मतलब जो हमारे पास ये प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहता है, टाइम के। तो हमारे पास यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है बस। ठीक है। अब जो जो जैसे जैसे दिया हुआ है इसमें वैसे वैसे हमको लगा देना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना। देखो, ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 1/4 और 5/12। मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। सिंप्लीफाई करने का मतलब, मैं यदि इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 का मल्टीप्लाई करने के बाद 3 रेशियो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। तो ये तो इन्वेस्ट करा है उन्होंने, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इतने टाइम के लिए करा है 3/5 के में। ए रिसीव्ड 4% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द बिजनेस एंड रिमेनिंग एनुअल प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द प्रोपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट। भाई आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैं आपको पहले थोड़ा बता देता हूं कि जैसे इन्वेस्ट करा उन्होंने 3/5 के रेशियो में करा उन्होंने इन्वेस्टमेंट। तो भाई यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, तो टाइम मेंशन नहीं होता तो कई बार हमको क्या है कि अंडरस्टूड ही होता है कि भाई हमें टाइम को 1 ईयर्स मानना है, 1 ईयर्स 1 मंथ जो भी। ठीक है, पर मानना वही है 1 ईयर्स, है ना। अब भाई ये क्या है कि जब हमको टाइम दिया हुआ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है जो इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा वही प्रॉफिट का रेशियो रहेगा इनका, वही प्रॉफिट का रेशियो रहेगा। लेकिन हमसे कह क्या रहा है कि जो ए है ना, ए ने तो निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करी व्यवसाय में, निरंतर अपनी सेवाएं प्राप्त करी व्यवसाय में। तो ए को मिलना तो 3 का 100% ही था यहाँ पे। भाई ए का रेशियो कितना था, ए का कितना हो जाएगा 3 का 100% और बी का कितना हो जाएगा 5 का 100%। लेकिन भाई उनको इतना नहीं मिला, ए को तो पहले ही दे दिया उन्होंने 8 का 4%, जो उनका टोटल प्रॉफिट 8 ही तो हुआ। तो उस 8 का 4% तो ए को मिल गया। तो बी को कितना मिला होगा, बी को ओनली 5 का 96% ही तो मिला है। और ए को भी उसमें से कितना भाई 4% दे दिया और रिमेनिंग को उसके प्रोपोर्शन में बांटा इन्वेस्टमेंट के। तो बी को मिलना कितना था 5 का 100%, लेकिन मिला कितना बी को 5 का 96% ही मिला है। तो 5 का 96% ही बी को मिला है। ठीक है। तो इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, इसी की वैल्यू मेरे को दी हुई है कितनी, 30 लाख, 30 लाख। अब इसको काटो मत, क्योंकि भाई आगे तुम जरूर ना कोई सोल्यूशन पाओगे इसमें। 20 शेयर इन द एनुअल प्रॉफिट इज ₹30 लाख, तो हमें ए का प्रॉफिट चाहिए, ए का शेयर चाहिए, ए का शेयर कितना है। तो ए का शेयर है कितना पहले ये तो बताओ। ए का शेयर लिखने में थोड़ा अच्छे से लिखना भाई, कई लोग इसको सजा सजा के करते हैं भाई, पर भाई ऐसे करो ना। देखो 480% की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी है, 30 लाख है, 30 लाख। ठीक है। तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू पहले ए को 8 का 4% तो मिल गया ए को, प्लस फिर 3 का 96% मिला है उसको। तो यानी कि यहां से सॉल्व करो, ये 32 है, ये कितना है 288, तो ये कितना हो जाएगा 320%। अब हमारे पास यहां पे 320% की वैल्यू चाहिए। 480 की वैल्यू दी हुई है, 320 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ये 160 × 3 है, ये 160 × 2 है, 3 की वैल्यू 30, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 ही तो है। देखा अच्छे से समझाया नहीं समझाया, अच्छे से समझ आया नहीं आया भाई। कुछ लोगों को मैंने देखा है, पता है क्या करेंगे इसको, पहले 5/8 लेंगे, 5/8 की वैल्यू इतनी है, फिर अच्छा पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर उसका करेंगे हम कितना, 4% निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 4% निकालने के बाद फिर 4% तो मिल गया एक को, फिर और निकाल लेंगे। भाई ऐसे नहीं करना है, सीधा ही करो ना, सीधा ही करो ना। ठीक है। नौवा क्वेश्चन है भाई, और मेरा सजेशन ये है कि यदि एक एक बार में कर पाओ तो ठीक है, वरना भाई मत करना, एक बार में स्किप करना, क्योंकि भाई थोड़ी सी भी गलती आपको बार बार पढ़ने पे मजबूर कर देगी ये क्वेश्चन। ठीक है। आंसर्स मैच नहीं करे या फिर आंसर एक बार में गलत आ गया, भाई चक्कर पड़ सकते हैं। इस वजह से एक बार में 1 गो में इसको स्किप करना, सेकंड बार में आप कर सकते हो इसको। ठीक है। तो मेरे पास अब यहाँ पे बॉड मास है तो उसको भी याद रखना, ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट उसको भी ध्यान रखना। ठीक है। तो मेरे पास पहले 3/20 दिया हुआ है, 3/20 का भाग है, भाग को रखो ऐसे ही, 3/4 ऑफ 2/45 करना है। देखो ये 2 से कट गया, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/30, 1/30 ही है। ठीक है। माइनस ये 5 × 20 21/4। ठीक है, भाग। देखो ये मेरे पास कितना है 9/8 है। ठीक है। और ये मेरे पास कितना है ऑफ 7/3, तो ये 3 से 3 मतलब कि 21/8 ही आ गया, है ना, गुणा। अब ये यहाँ पे कितना है देखो 3/2 है, भाग। 3/2 भाग कितना आ जाएगा ये मेरे पास 8 और 9/4, तो यानी कि 3/2 इंटू में 4/9 कर दूं मैं। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से ये 2, तो यानी कि 2/3। ठीक है। इसको सॉल्व करना है मेरे को, बेसिकली अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, अब कैसे करोगे बताओ, बताओ। तो ये मेरे पास कितना आएगा सॉल्व करके, ये मेरे पास आ जाएगा देखो, इसको 30/1 लिख दूंगा मैं। ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आएगा 9/2 माइनस 21/4 भागे 21/8 करूंगा तो 2 इंटू में 2/3। ठीक है। तो 9/2 माइनस ये कितना है 4/3। ठीक है।
इसका आंसर आ रहा था 19/6, इसको 19/6 ही कर लेना भाई, ठीक है। ये 19/6 है, गलती से आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। तो 19/6 मैंने बहुत बार सॉल्व करके देखा, 19/6 ही आ रहा था इसका आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन रॉन्ग हो सकते हैं। ओके, 10वां क्वेश्चन है, और 10वां क्वेश्चन में भाई कुछ है नहीं वैसे तो, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आपको। ए सम ऑफ 2704 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ कंबाइंड रेशियो शेयर्स ऑफ बी एंड सी, कंबाइंड शेयर्स ऑफ बी एंड सी मतलब बी प्लस में सी अपॉन में ए की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 11/5, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, C2 कंबाइंड रेशियो ऑफ ए प्लस में बी इज इक्वल्स टू 3/10, ठीक है। तो हमें बी का रेशियो चाहिए, बी का शेयर चाहिए, ठीक है। तो बी का शेयर कैसे निकाल के बताओ, बताओ। तो भाई देखो, मेरे पास चाहे अमाउंट कुछ भी है ना, चाहे मेरे पास अमाउंट कुछ भी है, लेकिन मेरे पास अमाउंट फिक्स है ना भाई, ए प्लस में बी प्लस में सी का जो अमाउंट है वो मेरे पास फिक्स है। मतलब मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि ए प्लस में बी प्लस में सी इज इक्वल्स टू फिक्स है, मेरे पास फिक्स है। फिक्स है मतलब कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। पर यहां पे देखो, बी प्लस में सी प्लस में ए कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है भाई, यहाँ तो फिक्स है ही। तो पहले इनको बराबर करो, और इनको बराबर करने के लिए मैंने बताया कि भाई रेशियो में किसी चीज का गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया 13 × 13 का। तो यहाँ पे कितना आ गया, 143/65। और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 16/16 का। तो 16×3 = 48 अपॉन में 160। अभी भी ये रेशियो 3/10 ही है, यहाँ पे वाला भी। अभी भी ये रेशियो 11/5 ही है, करके देख लो। जस्ट मैंने 13 का मल्टीप्लाई करा है ऊपर नीचे। तो अब आ गया ना मेरे पास दोनों तरफ से 208 208 आ रहा है, 208 208। पर मेरे पास अब रेशियो भी आ गया कि भाई मेरे पास ए का कितना है, 65 है, सी का कितना है, 48 है, और बी का कितना आ जाएगा, यहाँ से बी का आ जाएगा मेरे पास 160 - 65 मतलब 95, बी का 95, ठीक है। तो बी का वैसे तो कितना रहेगा, ये 19 × 5 रहता है। तो मतलब 19 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो आप, यदि चेक करना चाहो तो, है ना। 19 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। 19 का मल्टीपल कैसे चेक करोगे, देखो, 19×4 = 76, 7×5 नहीं जाता, 19 19 × 5 = 95, 12 बचेगा ना, 125 में तो नहीं जाता। 19×4 = 8 नहीं जाता, तो यही बचेगा फिर, ऑप्शन नहीं है चारों तो। या फिर ऐसे करो कि भाई 208 की सीधा कर दो 2704। अब भाई कुछ ऐसे सोचेंगे, देखो 2080 बनेगा 10 का गुणा करेंगे तो। और यहाँ पे 4 यूनिट डिजिट कब आ सकता है, जब इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, मतलब 13 बार जा रहा होगा। 208 लो चाहिए, ये निकालते रहना, ठीक है। ओके, 11वां क्वेश्चन है, रेशमा सेल्स 2/3 ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 26%, 20% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, एंड द रिमेनिंग गुड्स एट अ लॉस ऑफ 25%। अज्यूमिंग ऑल द गुड्स आर ऑफ द सेम कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द ओवरऑल गेन परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन। ओवरऑल गेन परसेंटेज निकालना है। अब भाई ऐसे में सबसे बेटर तरीका यही है कि आप वेटेड एवरेज ही लगा दो भाई, सबसे बेटर तरीका बता रहा हूं मैं कि भाई इसमें कोई मतलब कोई शंका की बात नहीं है कि आप वेटेड एवरेज लगा दो इसमें, ठीक है। और कोई मेथड आपको बताओ तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वेटेड एवरेज मस्त तरीका है इसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो 2/3 है, तो 2/3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे ये कितना है, 20%, 20% यानी कि 1/5। मतलब मैंने यदि टोटल चीज को मान लिया 15 मान लिया, मैंने टोटल मान लिया 15 था उसके पास, 15 है, 15 का 2/3, और फिर उसका रिमेनिंग का 1/5। तो 15 का 2/3 कितना हो जाएगा, 15 का 2/3 हो जाएगा मेरे पास 10। अब बचा 5, और 5 का 1/5 कितना रहेगा, 5 का 1/5 कितना रहेगा मेरे पास, 1 रहेगा। और फिर बचा कुचा कितना रहेगा मेरे पास, 4, ठीक है। यहाँ पे 5 बचा, 5 का 1/5 करना है मेरे को, ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। क्योंकि 10 यहाँ पे चला गया ऑलरेडी, है ना। अब 10 को मैंने मैंने कितने पे बेचा, 26% का प्रॉफिट। यहाँ पे मेरे को कितना है, 40% का प्रॉफिट, और यहाँ पे मेरे को कितना है, 25% का लॉस, ठीक है। तो अब दोनों दोनों 260 प्लस में 40 कितना रहेगा, 300, और 300 माइनस में 100 यानी कि 200। अब ये 200% को किस में बांटना है हमको, 15 में ही तो बांटना है, क्योंकि टोटल चीज तो 15 ही थी। तो 200/15 यानी कि 40/3%, और 40/3% कितना रहेगा मेरे पास, 13.33% इज द फाइनल आंसर। ओके, हो गया, ठीक है। तो भाई ये सबसे बेटर तरीके मैं आपको बता रहा हूं अब यहाँ पे, है ना। 12वां क्वेश्चन है मेरे पास, और 12वें क्वेश्चन में देखो भाई कुछ है नहीं वैसे, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि भाई जब भी एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आए, तो भाई आपका जो चौथी आंख तीसरी आंख जो भी कॉन्सेप्ट रहता है वो खुल जाना चाहिए। क्योंकि भाई एलसीएम और एचसीएफ बड़े क्वेश्चंस में भी कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि हमारे पास, मान लो सपोज करो कि मैं दो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको, इजी से एग्जाम्पल। इजी से एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कोई टफ भी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इजी एग्जाम्पल से समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मेरे पास दो संख्या है, एक तो मैंने लिख दिया 24, एक मैंने लिख दिया 32, ठीक है। और मैं पूछता हूं आपसे कि इनका एचसीएफ बताओ और इनका एलसीएम बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं एचसीएफ की बात करता हूं ना, तो एचसीएफ क्या है, मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक।
मतलब जो उनमें हाईएस्ट कॉमन रहेगा ना वो मेरे को ढूंढना है। हाईएस्ट कॉमन कैसे? अब भाई मेरे को 24 के फैक्टर्स करने आने चाहिए, तो 24 के फैक्टर्स मैं क्या करूंगा भाई, आप 10th क्लास तक ऐसे ही करते थे ना। 24 के फैक्टर्स क्या रहेंगे मेरे पास, 3 इंटू 8, और इसका क्या रहेगा, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4। तो भाई जो मेरे पास हाईएस्ट कॉमन रहा है इनमें, तो वो तो मेरे पास 8 ही रहा ना। तो मैं इसको एचसीएफ को 8 लिख दूं तो कोई बुराई है क्या? अब मेरे पास एचसीएफ तो आ गया। ठीक है। अब मेरे पास एलसीएम कितना रहेगा, फिर एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कितना रहे, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सॉरी। तो भाई मतलब एचसीएफ तो हमने निकाल दिया। तो अब एलसीएम क्या रहता है, एलसीएम रहता है लो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल रहेगा ना वो। तो वैसे तो मैं लिखना सिखा दूं आपको कि वैसे हम कैसे लिखेंगे उसको। एचसीएफ लिखो, एचसीएफ लिखो, और जो हमारे पास दो जो को प्राइम नंबर्स आए, मतलब 3 और 4 आए ना यहाँ पे, तो इनका मतलब हो गया 96। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा तो 96। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या होता है। जैसे मेरे को 24 और 32 है। हम ऐसे करेंगे नहीं वैसे तो, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मैंने 24 का टेबल लिखा। तो 24 का टेबल, 24, 48, 72, 96, 120, 124, 148। ठीक है। यहां तक ही ठीक है, बहुत है। इसके बाद भी आता है भाई, ऐसा मत समझना कि इसके बाद आते ही। ठीक है, दूसरा ये है कि 32, 64, 96, 96 के बाद 120, 120, 160, 160 के बाद 192, 190, 288 और 320 पूरा लिख दिया ना। इसका भी चलो पूरा ही लिख देते हैं, 192, 216 और 240। ठीक है। तो भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि जब हमने दोनों टेबल्स लिखे, तो दोनों टेबल्स में कौन सी ऐसी पहली संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रही है। तो दोनों में कॉमन यही आ रही है ना, 96सी। 96सी। आप सपोज करो कि मैं एक और संख्या लिख दूं आपके सामने। 16 लिख दिया मैंने, 16 इनके साथ। तो 16 का 16 6 की 96, मतलब तीनों में भी तो पहले 96 मिल रहा है ना। तो 16, 32 और 24 का एलसीएम भी कितना रहेगा मेरे पास, 96 रहेगा। ठीक है। तो हम बेसिकली इस चीज पूरी चीज को समराइज करें हैं। तो हमारे पास समराइज करने पे क्या आएगा कि मान लो मेरे पास दो संख्याएं हैं, मैंने दो संख्याएं मान ली। एक को तो मैंने मान लिया एच एक्स, और एक को मान लिया मैंने एच वाई। तो यहां पे एच क्या है मेरे पास, एच मेरे पास क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा। और एक्स और वाई मेरे पास क्या है, एक्स और वाई दोनों मेरे पास कोप्राइम नंबर्स हैं। ये मेरे पास कोप्राइम नंबर्स हैं, कोप्राइम नंबर्स। ठीक है। अब ये कोप्राइम नंबर्स क्या होता है, अब ये कोप्राइम नंबर्स ये होता है कि भाई हमने एचसीएफ को जब निकाल दिया, तो ये एक्स और वाई ऐसी संख्याएं रहेंगी जो एक दूसरे से कटेंगी नहीं। अब ये कटेंगी क्यों नहीं, मान लो मैंने संख्याएं मानी, सपोज करो कि मैंने 32 और 48 ही माना। 32 और 48, और मैं अब इसको लिख रहा हूं 8 इंटू 4 और 8 इंटू 6। अब आप क्या कहोगे कि इनका एचसीएफ क्या है। एचसीएफ आप 8 लिखोगे क्या आप? भाई 8 होगा ही नहीं, क्योंकि भाई दो को भी तो मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। और 2 और 4, जब हम 4 और 6 को देखें, तो 4 और 6 में भी तो 2 कॉमन आ रहा है। मतलब इनका एल जो एचसीएफ रहेगा वो मेरे पास अब 16 रहेगा। 16 इंटू 2 और 16 इंटू 3, मतलब कि अब 2 और 3 मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे कोप्राइम। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे यदि एचसीएफ लिखना पड़ जाए मेरे को, तो एचसीएफ कितना रहेगा मेरे पास, एच रहेगा। और एलसीएम मेरे पास कितना रहेगा यहाँ पे, एच एक्स वाई। समझ में आ गया, एच एक्स वाई। मतलब मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि एलसीएम इटसेल्फ विल बी अ फैक्टर ऑफ एचसीएफ। मतलब जो सॉरी मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, मतलब एचसीएफ जो रहेगा हमारा, वो एलसीएम का ही एक फैक्टर रहेगा, या फिर एलसीएम जो रहेगा वो एचसीएफ का ही एक मल्टीपल रहेगा। ठीक है। तो अब यहां पे सेम यही चीजें दी हुई है, देखो। एलसीएम एंड एचसीएफ आर ऑफ टू इंटीजर्स। जब टू इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो एलसीएम और एचसीएफ भी इंटीजर ही रहेंगे। 160 और 12, भाई 160 में 12 आता है क्या? 160 में 12 आता है क्या? तो भाई ये हमारे पास ऑप्शन यही गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। और यही हमसे पूछा था कि कैन नॉट बी ट्रू। ये 135 और 27 बिल्कुल ट्रू है। 27 पंजे 135, भाई संख्याएं 27 135 भी हो सकती है। देख लो, दोनों संख्याएं भी आ गई। यहाँ पे 210 और 7 है, तो 7 इंटू 30 कर दिया। एक संख्या 7 इंटू 6 इंटू 5 कर दूंगा ना मैं इसको। एक संख्या हो गई 42, एक संख्या हो गई 35। ठीक है। और ऑल ऑफ द अब, अरे ये भी आंसर तो गलत ही है ना। तो दो आंसर्स ट्रू हैं भाई इसमें। दो आंसर्स ट्रू हो गए भाई इसमें। ठीक है। दो आंसर्स ट्रू हो गए इसमें, है ना। 13वां क्वेश्चन है मेरे पास। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 9,000, इफ दिस आर्टिकल इज परचेज ऑन द कैश डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 2200, एंड रेस्ट कैन बी पेड इन 5 मंथ 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,400 फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। भाई जो मैं मेन टॉपिक की बात कर रहा था वो यही है। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट आपको जाननी है, तो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक भाई, जो इंस्टॉलमेंट है सिंपल इंटरेस्ट की वो बच्चे निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है। तो भाई एकदम इजी वे में आदि आपको समझना है, भाई आपको फील लेना है ना कि भाई सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट होती क्या है, पैसे कम कैसे होते हैं।
और हमारे पास वो पैसे एडजस्ट कहाँ हो जाते हैं। तो भाई वो सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी हमारी वीडियो में। आपको सिर्फ सर्च करना है कि इजी मैथ्स अड्डा सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, वहां पे वीडियो आ जाएगी। नहीं आती है वीडियो तो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लेना। पर आपको अब यहाँ पे फोकस्ड रह के समझना है, आप वो वीडियो देखो और ये वीडियो तब देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो मैं वैसे ही लिखूंगा ना, यहाँ पे पूरा टॉपिक समझाने लगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा। तो भाई हमको टाइम नहीं लगाना, हमको तो अब क्वेश्चंस करने हैं ना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास 9,000 की कोई चीज खरीदी थी मैंने, और उसका 2,200 डाउन पेमेंट कर दिया। 2,200 डाउन पेमेंट का मतलब मैंने उसको कैश दे दिया 2,200 तो, और मैंने उससे कहा 6,800 की इंस्टॉलमेंट बना दे मेरे को। तो भाई अब मेरे को 6,800 देना था ना, मेरे को 9,000 माइनस 200 देना कितना था उसको, 6,800 देना था। लेकिन उसको 5 मंथ में मैंने हर मंथ 1,400 दिया, 1,400 1,400 तो मैंने दे कितना दिया उसको, 1,400 इंटू में 5, यानी कि उसको 7,000 दे दिया उसको, मैंने 7,000 दे दिया उसको, 7,000 दे दिया। तो भाई मैंने इस 5 मंथ के दौरान उसको कितना इंटरेस्ट दिया होगा, इस 5 मंथ के दौरान उसको 200 इंटरेस्ट दिया होगा। भाई यही इंटरेस्ट ही तो है, मेरे पास 7,000 लौटा आया तो मैंने 6,800 पे 200 का इंटरेस्ट दे दिया उसको, यही इंटरेस्ट हो गया। तो भाई मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। मेरे को भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना आपको, पीआरटी अपॉन 100। पर भाई प्रिंसिपल यहाँ पे चेंज होता जा रहा है हर मंथ, आप देखो। ये देखो, आपको बस समझने की जरूरत ये है कि आपको भाई ये तो पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आर मान ली, तो 1 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, R/12। ये तो हम लिख देंगे, ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन आप प्रिंसिपल को समझो, प्रिंसिपल को, कि भाई मेरे पास पहले जो मंथ में था ना, वो मेरे पास प्रिंसिपल कितना था, 6,800 था, क्योंकि पहले मंथ पे मैंने ब्याज 6,800 पे दिया है। लेकिन जब पहले मंथ के एंड में मैंने 1,400 उसको दे दिए, 1,400 इंस्टॉलमेंट के तौर पे दे दिए, तो दूसरे मंथ में जो प्रिंसिपल रहा ना, वो मेरे पास 5,400 रहा। ऐसे ही तीसरे मंथ में मेरे पास कितना रहा, 4,000 रहा, क्योंकि 1,400 बढ़ते जा रहे हैं। चौथे मंथ में मेरे पास कितना रहा, 2,600 रहा। पांचवें मंथ में मेरे पास कितना रहा, 1,200। मैंने पहले मंथ में सॉरी 6,800 पे ब्याज दिया है, दूसरे मंथ में 5,400 पे दिया है, तीसरे पे 4,000 पे, चौथे में 2,600 और पांचवें पे 1,200 पे जो है ब्याज दिया है। और एक मंथ का ब्याज था कितना, एक मंथ का ब्याज था कितना मेरे पास, R/12%। इसी की वैल्यू तो मेरे पास कितनी दी हुई है, 200 दी हुई है ना। भाई सिंपल इंटरेस्ट की परिभाषा आपको पता है ना, पीआरटी अपॉन 100। यहां से सीधा सीधा मैंने यही तो करा है। एक मंथ का ब्याज यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, R% अपॉन में 12, जब भाई 12 मंथ की मेरे पास R% है, तो एक मंथ का R/12%। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करो, देखो 68 और 54 कितना रहेगा, 32 और 22, 122, 122 और 40 कितना रहेगा, 162, 162 और 26 कितना रहेगा, 188 और 200, यानी कि ये आ गया मेरे पास 20,000 का R/12%। इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 200। तो यहां से R की वैल्यू सीधी सीधी आ गई मेरे पास 12%, 12%। ठीक है, समझ में आ गया। भाई इससे अच्छा और तो कहीं नहीं मिल सकता, ये गारंटी है। ठीक है। अच्छा, 14वां क्वेश्चन है। भाई किसी को लीनियर रेस वाला टॉपिक भी समझना है तो भाई लीनियर रेस वाला टॉपिक भी हमने समझाया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, टेंशन मत लेना उसकी। ठीक है, लेकिन बशर्ते आप फोकस्ड रहो पूरा, भाई आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करा जाएगा। 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो हमारे साथ मैथ की, भाई भरोसा भी रखो थोड़ा। ठीक है, अब भाई इसको हम दोनों तरीके से करेंगे, भाई बेसिक और थोड़ा जिनका दिमाग अच्छा चलता है उनके लिए। ठीक है, थोड़ा एडवांस तरीका है ना। इन ए 500 मीटर रेस क्यू कैन गिव ए हेड स्टार्ट ऑफ 50 मीटर्स टू पी। मतलब यदि पी और क्यू है, पहले आप इसको समझ लोगे ना टॉपिक को कि भाई लीनियर रेस क्या है, तो भाई अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आपने कुछ नहीं पढ़ा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, लेकिन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है भाई हमने लीनियर रेस को। तो भाई 50 मीटर का हेड स्टार्ट दिया क्यू ने पी को, तो क्यू ने 500 मीटर चला होगा, तो पी ने कितना चला है, 450 मीटर। और वहीं पे मेरे को आर का भी दे रखा है कि आर ने क्यू को कितने का हेड स्टार्ट दिया, 100 मीटर का। तो मतलब आर ने जितने टाइम में 500 मीटर चला है, क्यू ने उतने ही टाइम में कितना चला होगा, 400 मीटर। भाई हेड स्टार्ट का मतलब ही ये है कि भाई जितना टाइम में आर ने 500 मीटर चला होगा, तो क्यू को 100 मीटर का हेड स्टार्ट दिया उसने, तो क्यू ने उतने ही टाइम में 400 मीटर चला है, 400 मीटर। ठीक है, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट रहता है, वो मैंने बार बार समझाया, आप देखना तो सही यार एक बार वीडियो, भाई वीडियो में फील आएगा, फील। ठीक है, अब भाई मेरे को ये कितना बता रहा है, फाइंड द हेड स्टार्ट दैट आर कैन गिव टू पी दिस रेस एट द सेम टाइम, पी टू कंप्लीट द रेस एट द सेम टाइम। भाई अब आर जब 500 मीटर चलेगा, तो भाई पी पी कितना मीटर चला होगा उतने ही टाइम में, हमको ये बताना है, और कितने मीटर का हेड स्टार्ट आर ने पी को दिया होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो भाई मेरे पास यहाँ पे जब क्यू ने यहाँ पे 500 चला है, क्यू ने यहाँ पे 400 चला है, भाई दोनों को सेम तो करो। भाई हमको आर को तो चलो 500 मीटर ही चलाना है, ये तो मैंने 500 मीटर ही रखा।
पर भाई आर ने जब 500 चलाया तो क्यू ने कितना चलाया, 400। तो भाई जब क्यू ने 400 ही चलाया तो मैं इसको 400 बनाता हूं ना, यहाँ पे 4/5 और 4/5। तो भाई जब यहाँ पे 400 चला है तो यहाँ पे कितना चला होगा, वो 360 मीटर। तो यहां से मेरे पास सीधा सीधा आंसर कहा गया कि भाई जब आर 500 मीटर चला होगा तो पी ने 360 मीटर चला है, मतलब पी को 140 मीटर का हेड स्टार्ट मिला है। पी को 140 मीटर का हेड स्टार्ट मिला है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक वालों के लिए। अब एडवांस तरीका क्या है भाई, ये समझने के लिए तैयार रहना। हमको अल्टीमेटली निकालना क्या है कि आर ने पी को हेड स्टार्ट कितने का दिया। पर हम ये कह सकते हैं कि भाई जितने टाइम में आर ने 500 चला ना, उतने टाइम में क्यू ने 400 मीटर चला। मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि भाई आर की जो क्यू की जो स्पीड है ना, वो आर का 80% है। 80%। तभी तो जब ये 500 मीटर चल रहा है जितने टाइम में, उतने टाइम में 400 मीटर कब चल रहा है, जब इसकी स्पीड 80% रही होगी आर की 80% रही होगी। मतलब कि मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, क्यू ने कितना चला होगा आर का, ये कितना 4/5, 4/5 80%। और ये तो क्यू की है, क्यू का मान लिया है मैंने। तो पी का कितना मान लूंगा मैं फिर, पी ने कितना चला है भाई, जब इसने क्यू ने 500 मीटर चला था तो पी ने कितना चला था, 450 मीटर। मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि पी की स्पीड है ना, जो क्यू की स्पीड का 90% है, 90%। तो पी ने कितना चला होगा, इसका भी 9/10, इसका भी 9/10। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। अब करें आगे, है ना। तो देखो यहां से कट जाएगा 50 से, ये कितना बार कट जाएगा, 10 बार, तो यानी कि 360 इज द फाइनल आंसर। तो ये है उनके लिए जिन्होंने थोड़ा एडवांस तरीका है, जो सीधा ये पॉइंट लिख सकते हैं उनके लिए। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकंड। तो 15वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए कंटेनर कंटेन्स 25 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर ऑफ मिल्क आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द वाटर कंटेनर नाउ। ठीक है, तो भाई सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ये तो मिक्सचर के, मैं सिर्फ कुछ नहीं समझाऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी जाएगी, इसका बचने का रीजन यही है अब कि भाई आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ कि भाई देखो जैसे 25 है, तो हमारे पास जब यहाँ पे 5 लीटर मिल्क बार बार निकाल रहे हैं, वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारे पास मिल्क तो सेम ही है, मिल्क तो सेम ही है, और हर बार कितना रहेगा वो, 4/5, 4/5 होता जाएगा, क्योंकि 25 का 1/5 ही तो है ये। 1/5 मिल्क को निकालेंगे तो 4/5, 4/5 होता जाएगा। तो एंड में हमारे पास कितना बचेगा मिल्क, 64/5, क्योंकि ये 25 से 25 कट गया तो 64/5 यानी कि 12.8 लीटर। इसका आंसर है। अब कमेंट में भी नहीं बताना, अब मैंने बता दिया आंसर भी। ठीक है, 16वां क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना इसको। ठीक है, यदि 5 अंकों की एक संख्या है 750 PQ, 3 7 11 से विभाज्य है, तो P प्लस में 2Q का मान क्या है। ओहो, तो भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, मेरे को बताओ। भाई पहले तो 3 7 11 को देख के ना, इसको सीधा ही भाई 1001 मत लिख देना, क्योंकि भाई आपको नंबर 0 मिलेगा फिर, और कहो तो -0.5 भी हो जाए। क्यों, क्योंकि भाई ये 13 7 1 11 नहीं है, ये है 3 7 11, और 3 7 11 का मतलब है 3 × 7 × 11 यानी कि 231। वो संख्या जब 3 7 11 से भाज्य है तो वो 231 से भी भाज्य होगी, हम ये कह सकते हैं। अब हमको पी प्लस में पी क्यू का मान पता रहेगा, तभी हम पी प्लस में 2 की वैल्यू निकाल पाएंगे ना। अब हम कैसे निकालेंगे वो, हमें 75, ये 75,000 समथिंग है, ये 75,000 समथिंग है, कुछ ना कुछ 75,000 के समथिंग है ये। तो मेरे को 75,000 के समथिंग पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मेरे को 75,000 के समथिंग ही ले जाना पड़ेगा संख्या को भाई, और क्या कर सकते हैं हम। तो जब मेरे पास ये आ गया 231, और इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो मेरे पास 69,300 आता है। भाई ये ऑब्जर्व वाली चीजें हैं और ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, 69,300। अब मेरे पास 75,000 से समथिंग समथिंग पहुंच गया, लेकिन थोड़ी सी और जरूरत पड़ेगी हमको, थोड़ी सी और जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको 3 बार और मल्टीप्लाई करके, जैसे 30 बार और मल्टीप्लाई करा तो 6930 कर दिया मैंने इसको, क्योंकि इतना ही कम बैठ रहा है ना लगभग ये, तो 0 3 2, और ये बच गया मेरे पास 6, और ये बच गया मेरे पास कितना, 7 76230। भाई ये तो ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया ना ये तो अब किसको कैसे कम करेंगे, सॉरी, ज्यादा आ गया ना ये तो। हमको 75,000 के समथिंग ही चाहिए था। तो 75,000 के समथिंग जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से लगभग हमको 1,200 घटाना है, 1,200 घटाना है लगभग। तो बताओ कैसे करें हम। भाई 75,000 के समथिंग चाहिए, 750 चाहिए मेरे को यहाँ पे। यहाँ पे एक भी नहीं चलेगा, ना दो चलेगा, ना तीन चलेगा, हमको यहाँ पे भी 0 चाहिए। तो 0 का मतलब ये है कि भाई हमको यहाँ पे लगभग 1200 के आसपास घटानी है संख्याएं। भाई आपको ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा, देखो यार ये तो करना ही पड़ेगा। इनमें कोई ये है अपना कंसेशन नहीं हो सकता,
कोई भी मतलब जैसे कोई डिस्काउंट नहीं दे सकता इसमें चीज में। यहाँ पे 76230 आ गया, तो ये ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे 5 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको 1200 की समथिंग घटाना है इसमें। और 1200 की समथिंग कब आ सकता है, जब हम 231 गुणा 4 करेंगे तो 800, और 31 इंटू 4 124, यानी कि 924 ही बन रहा है। तो मतलब 5 से करो सीधा, और 5 से करोगे तो 1000 तो ये आ गया, 31 इंटू 5 155, यानी कि 1155। 1155 घटाओ इसमें से अब सीधा। तो देखो 10 में से 5 के 5, ये 12 में से 5 के 7, 11 में से ये गया ना, एक में से एक गया 0, और ये 5 और ये 7, तो 75075 आ रहा है ना। पी की वैल्यू 7 आ गई, क्यू की वैल्यू 5 आ गई, कितना आ जाएगा आंसर, 17 आंसर आ जाएगा इसका भाई। ठीक है, आ गया वो समझ, बहुत बढ़िया। नहीं आओ तो पहले ऑब्जर्वेशन पावर सीखो थोड़ी बहुत, तब आप अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है मेरे पास क्या, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ द मार्केट प्राइस एंड सफर्ड ए लॉस इक्वल टू 3.33%। 3.33% मतलब कि 30 की चीज थी और 29 में बेचा उसने उसको। ठीक है, मतलब सीपीयू उसका कितना था, 30 था, और एसपी कितना हो गया उसका, 29। तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई फॉर्मूला वॉर्मूला या फिर कोई तरीका नहीं लगाना। यहाँ पे हमसे कह क्या रहा है कि भाई पहले तो ये 4/5 और मार्क प्राइस में बेच रहा है, मतलब कि जब उसका एमपी 5 था तो उसने एसपी कितना रखा, एसपी 4 रखा। लेकिन भाई उसको मतलब 3.33% का उसको लॉस हो रहा है, तो मतलब उसका एक्चुअल सीपी कितना था, उसका एक्चुअल सीपी था 30, और उसका एसपी कितना रहा, 29। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे एसपी 4 है, यहाँ पे एसपी 29 हो गया। दोनों को सेम करो, दोनों को सेम करने के लिए यहाँ पे 29 का मल्टीप्लाई करो। तो 29 का मल्टीप्लाई करोगे तो एमपी कितना आ जाएगा मेरे पास, 145। एसपी कितना आ जाएगा मेरे पास, 116। और यहां से सीपी कितना आ जाएगा, सीपी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यहाँ पे, 120। यानी कि ये सीपी आ गया, ये एसपी आ गया, और ये क्या आ गया मेरे पास, एमपी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मार्केट प्राइस पे बेचने पे कितना फायदा होगा। तो मार्केट प्राइस पे बेचेगा तो 25 का फायदा हो जाएगा 120 पे। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5/24। और 5/24 कितना होता है, 500/24 कर दो इसको, 500/24 कर दो। और 24 × 20 करेंगे तो कितना आता है मेरे पास, 480। 480 प्लस में 20/24, कुछ ऐसा ही है ना ये। तो 20, 20 से हल्का सा ऊपर आना चाहिए। 20 से हल्का सा नहीं, 20 से बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 पॉइंट कुछ होगा ना, तो 0.8 मतलब 24 × 100 में होता है ना। तो ये 20.8 के समथिंग आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक था नहीं, है ना। 18वां क्वेश्चन है भाई, अच्छे अच्छे हिल सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, और जो मैं तरीका बता दूं एक बार वो देख लेना अच्छे से। ठीक है, पहले ढंग से गौर से देखो इस क्वेश्चन को। एक्स बराबर 1 प्लस में कॉसेक स्क्वायर प्लस में टेन स्क्वायर, और बाई इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से। ऑप्शन चेक करो एक बार। एक वन गो में मत करना भाई, वन गो में अटक जाओगे तो भाई अटक जाओगे। ठीक है, वन गो में करने के कतई ट्राई मत करना भाई, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक गो में करो तुम इस चीज को, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ऑप्शंस चेक करो। ऑप्शंस, ऑप्शंस चेक करें, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कॉसेक थीटा, सेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा। भाई ये दोनों ऑप्शंस मेरे को सिमिलर से लग रहे हैं, सिमिलर से। और भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो सिमिलर ऑप्शंस रहते हैं ना, भाई मैं कोई जीके वीके तो नहीं पढ़ा रहा, कहीं परमार की तरह ये समझने, परमार सर की इस तरह ये समझने लग जाओ कि भाई जीके ही पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो भाई मतलब कोई परमार सर की यहाँ पे वो नहीं कर रहा है कि सिमिलर एंड कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस ढूंढो, और फिर ये नहीं, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप थीटा की वैल्यू 45 पुट करो एक बार, थीटा की वैल्यू 45 पुट करो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से एक्स की वैल्यू देखो, 1 प्लस में ये कितना होता है, √2, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस में 1, तो यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। वाई की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1 प्लस में 1 प्लस में 1/√2, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास, √2। ठीक है, और जेड की वैल्यू पुट करो तो, जेड पे करोगे तो 1/2 प्लस में ये ये कितना हो जाएगा, 1/2, और प्लस में 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 यानी कि 1, तो यानी कि जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब यहां पे जमाया तो x 4/2 इंटू में √2, यानी कि मेरे पास आ गया 2√2, 2√2। अब मेरे पास 2√2, देखो 2√2 ना तो ये बन रहा और ना ये बन रहा मेरे पास। ठीक है, गया ना दोनों ऑप्शंस, दोनों ऑप्शंस गए ना, ना तो 2√2 पहला वाला बन रहा ना फोर्थ वाला बन रहा। तो मेरे पास ऑब्वियस ये बात है कि भाई इसमें से और इसमें से ही आंसर रहना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास एक ऑप्शन है, आप 60 और 30 ट्राई मत करना, आप यहां पे ट्राई करो थीटा की वैल्यू 135, क्योंकि 135 पे sec पॉजिटिव नहीं रहेगा, sec नेगेटिव रहेगा, cosec पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो जब यहां पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो अब यहां से रखो -1, तो x की वैल्यू 135 रखो, तो x की वैल्यू तो फिर भी 4 ही है। मान लो थीटा की वैल्यू मैंने 135 रखी, तो x की वैल्यू तो अभी भी मेरे पास 4 ही है।
ठीक है। वाई की वैल्यू चेक करो, वाई की वैल्यू मेरे पास देखो -1 और 1/√2, तो यानी कि माइनस में √2। और जेड की वैल्यू चेक करो मैं यहां से, जेड की वैल्यू चेक करोगे तो देखो 1/2 प्लस माइनस में 1/2, तो 1/2 -1/2 कट गया, और यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास 1/√2, और कॉस 135 कितना होगा -1/√2, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास -1, तो जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस। ठीक है। अब यहां से रखो तो 4 -1 -4, और इंटू में √2, सॉरी यही आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो 4√2। ठीक है। अब रख के देख लो मेरे पास कौन सा आंसर बैठ रहा है। 4√2 मेरे पास पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव 4√2 आना चाहिए। ठीक है। अब यहां पे देखो सेक सेक थीटा है, सेक थीटा यहाँ पे यदि मैं करूंगा इसको 135 रखूंगा तो सेक 90 प्लस 45 कॉसेक थीटा होगा, पर माइनस में जाएगा ना, सेक 90 प्लस थीटा, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव, कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, तो मतलब हमारे पास यही आंसर रहेगा ना, हमारे पास यही भी ऑप्शन आंसर रहेगा ना। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई आप यदि ऑप्शन रख के चेक कर पाओगे ना, तो भाई ऑप्शन से ही आप समझ पाओगे कि थीटा की वैल्यू 45 नहीं रखनी है। और जब थीटा की वैल्यू 45 नहीं रखनी है तो 30-60 पे तो मत जाओ, सीधा 135 रखो। शॉर्टेस्ट तरीका है या नहीं है, शॉर्टेस्ट तरीका है या नहीं है। अब वैसे सॉल्व करने बैठे ना, इसको बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। देखो एक्स की वैल्यू यहां से देखो, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ सीधा ही। 1 + tan² = sec² और sec² प्लस में cosec² कितना हो जाएगा मेरे पास, यहां से sec² इंटू में cosec²। ठीक है। अब ये कैसे हुआ भाई, सीधा सीधा sec² प्लस में cosec² बराबर sec² इंटू में cosec² होता है। वो चेक कैसे करोगे, 1/sin² प्लस 1/cos², वहां से एलसीएम ले लू के जो भी आंसर आएगा वो यही आएगा। ठीक है। वाई की वैल्यू चेक करो, वाई की वैल्यू देखो, ये साइन अपॉन में कॉस, ये कॉस अपॉन में साइन, तो यानी कि 1 अपॉन में साइन कॉस, और 1 अपॉन में साइन कॉस से साइन कट जाएगा, साइन से साइन, तो यानी कि 1 अपॉन में कॉस कितना रहेगा मेरे पास, सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है। यहां से जेड की वैल्यू निकालना बहुत बड़ा टेढ़ा काम है। ठीक है। तो जेड की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास देखो, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं इसको, इरेज कर लेता हूं मैं, रुको, है ना, 1 सेकेंड कर लिया ना। ओके। ठीक है। तो देखो यहां से मेरे पास है क्या, ये मेरे पास है ये कितना, देखो tan² अपॉन में sec², तो यानी कि sin² अपॉन cos² अपॉन में 1 अपॉन में cos², तो यानी कि sin² थीटा। ठीक है। प्लस यहां से ये देखो cot क्यू है और यहाँ पे cosec² है, तो cos क्यू अपॉन में sin क्यू और 1 अपॉन में cos², तो यानी कि ये कितना रहेगा मेरे पास यहां से cos क्यू थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है। और प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है। ओके, आया समझ। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, ये बड़ा सोचने वाली बात है, ये यहां से सोचने वाली बात है भाई। अब यहां पे आप एक चीज कर सकते हो, सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, देखो यहां से कॉमन लो इसको, है ना, तो जेड की वैल्यू करेंगे तो साइन के ऊपर में कॉस क्यू, साइन क्यू थीटा प्लस में कॉस क्यू थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है। और प्लस में 2 sin थीटा कॉस थीटा, राइट, यही आ रहा है। ठीक है। अब यहां से सॉल्व करना है इसको, फिर जेड की वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी, जब यहां पे रखोगे वैल्यू तो आंसर भी आ जाएगा। ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि भाई इस वाले ट्रिक को मत अपनाना बिल्कुल, है ना, इस वाले ट्रिक को अपनाओगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं हुआ तो भाई फिर टाइम देते रहना, ठीक है, आराम से, है ना। 19वां क्वेश्चन है, और 19वां क्वेश्चन में भी हम आपको एक थ्योरम बताने वाले हैं, जो हमने बोला था वहां से आपको बताने के लिए भी कि भाई हम आपको बताएंगे कुछ ना कुछ तो नया, तो यहाँ पे बताने जा रहे हैं वो अब। ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, हम आपको बेसिक और दोनों थ्योरम वगैरह सबसे बताएंगे। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आपको थ्योरम, है ना, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आपको बेसिक, बेसिक जिसको पता होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सपोज करो कि मेरे पास कोई ट्रायंगल है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे को क्या दिया हुआ है, एबीसी, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, क्या कह रहा है ये, बी डी इज इक्वल टू 2DC, तो यानी कि ये 2 है और ये 1 है मेरे पास, है ना। ठीक है। पहले मैं थ्योरम वाला ही समझाता हूँ आपको, चलो, है ना भाई। अब समझ पाओगे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं समझ पाओगे तो तुम्हारी गलती है यार, है ना। ए बी और सी, ठीक है, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 2DC, ओके। AB² रेशियो AD² इज इक्वल टू A/B, मतलब कि मैं यदि इसका रेशियो लिखूं तो ये √A है, और ये मेरे पास क्या है, √B है। 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड प्लीज। हाँ, तो हमने क्या देखा था कि भाई यहाँ पे ये √A कर दिया,
और यहाँ पे ये रूट बी कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी चाहिए, ठीक है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना कि ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब ये 2 और 1, तो मतलब ये पूरा कितना है, पूरा ये मेरे पास 3 यूनिट है। 3 यूनिट मतलब मैं इसको यदि क्या मान रहा हूं, मैं इसको 3x मान रहा हूँ। 3x मतलब कोई ना कोई वेरिएबल ले लिया बस मैंने, ये 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये मेरे पास 3x हो गया, और ये भी मेरे पास 3x है। मतलब मेरे पास ए की वैल्यू तो आ गई। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से 9x² आ गई। ए की वैल्यू 9x² आ गई। आ गई या नहीं आई? भाई रूट ए की वैल्यू 3x है, तो ए की वैल्यू 9x²। अब यहाँ पे एक स्टेवर्ट थ्योरम काम करती है, स्टेवर्ट थ्योरम। स्टेवर्ट थ्योरम, ठीक है। वो हमने पहली दिन की वीडियो में जो मैंने बताया था आपको, ज्योमेट्री के 3 इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। जैसे मान लो स्टेवर्ट थ्योरम मैं आपको लिख के बताऊं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे स्टेवर्ट थ्योरम क्या काम आती है, सीवेन की लंबाई निकालने के लिए। जैसे एबीसी कोई है, और मेरे पास यहाँ पे ये एक्स लंबाई की कोई सीवेन है, ये एम है, ये एन है ना, ये ए है, ये बी है, और ये पूरा मैंने सी मान लिया, ठीक है। तो मेरे पास यहां से क्या रिलेशन होता है, ए स्क्वायर एन प्लस में बी स्क्वायर एम इंटू में सी। यही रिलेशन होता है ना मेरे पास, यही रिलेशन होता है ना मेरे पास स्टेवर्ट थ्योरम का, ठीक है। तो जब स्टेवर्ट थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमको कैसे लगानी, देखो 9x² तो ये है ही, 9x² इंटू में, अब भाई देखो, चूंकि मेरे को यहाँ पे 9x² ही चाहिए, 9x² इंटू में एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, 27x³, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये 3x है, 3x का स्क्वायर कितना रहेगा मेरे पास, 9x², 9x² प्लस में 2x, 18x। तो 18x³ इज इक्वल्स टू x² कितना है मेरे पास, b है, प्लस mn। mn कितना हो जाएगा मेरे पास, यहां से देखो 2x², और यहां से c कितना है मेरे पास पूरा 3x, ठीक है। तो 3x से इसको डिवाइड कर देंगे हम पूरा, 3x से इसको डिवाइड करो तो देखो 9x² प्लस में ये कितना है, 6x², ठीक है। कहाँ गलती कर रहा है, ओके 3x। हाँ मतलब ये कितना है मेरे पास, 9, अरे 9 ही तो रहेगा यार यहाँ पे, यार मैं क्या कर रहा था, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना रहेगा, x² प्लस में 6x², है ना। 1 सेकेंड, अरे 1 सेकेंड रुको, मैं पूरा लिखता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ, है ना। बस यही लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है ना कहीं भी, तो बस यही आंसर अटक जाता है अपना, ठीक है। देखो ये मेरे पास 9x² है, 9x² इंटू में एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 9x³, ठीक है, प्लस ये यहां से कितना है मेरे पास, यहां से ये मेरे पास है 3x, और 3x², 9x², 9x² इंटू में 2x करेंगे तो 18x³, ठीक है, इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आएगा यहाँ से, बी प्लस में 2x² इंटू में 3x, ठीक है। तो देखो 27x³ आ रहा है, 27x³ अपॉन में 3x इज इक्वल्स टू बी प्लस में 2x²। तो यानी कि यहां से बी की वैल्यू आ गई मेरे पास कितना, 7x², 7x² आ गई, और ए की वैल्यू थी ही मेरे पास पहले 9x²। तो यहां से ए प्लस बी, बी अपॉन में ए माइनस में बी कितना आ जाएगा मेरे पास, ए प्लस में बी अपॉन में ए माइनस में बी, थोड़ा लैग आ रहा है शायद लिखने और उसमें। तो 16 अपॉन में कितना आएगा मेरे पास, सॉरी, हाँ 9 और 7 16, और 9 माइनस में 7 2, तो यानी कि 16/2 कितना आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा इसका 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया ना, ए प्लस में बी अपॉन में ए माइनस बी 8 कैसे आया। ये हमने स्टेवर्ट थ्योरम लगाई है, ये हमने स्टेवर्ट थ्योरम लगाई है। अब भाई मेरे को तो स्टेवर्ट थ्योरम याद थी, मैंने कर दिया। किसी किसी को स्टेवर्ट थ्योरम याद नहीं है, लेकिन उसको जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल के बेसिक्स पता है, तो भाई बेसिक्स से कैसे करोगे। भाई आपको ध्यान हो तो मैंने जब स्टेवर्ट थ्योरम का प्रूव कराया था, तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ही तो डाला था, और जब मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगा, तो मेरे पास ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल रहेगी। तो जब ये पूरा 3 है, तो ये मेरे पास कितना रहेगा, 3/2 रहेगा, और ये मेरे पास छोटी वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, मेरे पास 1/2 आ जाएगी, ठीक है, 1/2 आ जाएगी। और यहां से यहां तक वाला लेंथ मेरे पास कितना है, ये मेरे पास 9 है पहले ही, सॉरी 3 है पहले ही, 3, 3 है पहले ही। तो ये वाला लेंथ मैं नहीं निकाल सकता क्या अब? ये वाला लेंथ यदि मैं यूज करके निकालूंगा तो मेरे पास कितना रहेगा, ये अंडर रूट में 9 - 9/4 इज इक्वल्स टू 3√3/2, 3√3/2। तो अब यहां से ये नहीं निकाल सकता फिर मैं बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी मेरे पास, आ, 27/4 प्लस 1/4, ठीक है। बी की वैल्यू मेरे पास यहां से कितनी आ जाएगी, 28 अपॉन ये कितना है मेरे पास 4। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, मतलब ये बी स्क्वायर है ना,
रूट बी है यहाँ से, ये रूट बी, क्योंकि रूट बी की वैल्यू तो निकालनी है मेरे को। तो रूट बी की वैल्यू √7, यानी कि बी की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे पास, 7 आ जाएगी यहाँ से। यदि किसी को बेसिक्स पता है, स्टेवर्ट थ्योरम नहीं पता है, उसके लिए है। ठीक है, तो भाई दोनों बता दिए मैंने तरीके। 20वें क्वेश्चन है, ये खुद का कमेंट करना है ये आंसर मेरे को, क्योंकि मैं भाई कोई भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले आऊंगा, लेकिन कोई भी सॉल्व करके नहीं बताना है इस चीज का, आपको खुद से करना है। तो ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, क्योंकि इसमें अच्छी लैंग्वेज दी हुई है थोड़ी। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस शॉपकीपर बोट 3 टाइप्स ऑफ पल्सेस एट द रेट ऑफ 132 पर केजी, 160 पर केजी एंड 22 पर केजी रिस्पेक्टिवली, एंड मिक्सड देम इन द रेशियो नॉ रेशियो 2:1। द प्राइस ऑफ रिजल्टेंट was decided as 238। शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 1/6, 1/6 यानी कि 16.66% ऑन द मार्केट प्राइस एंड स्टिल अर्न्स 40% का प्रॉफिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू निकालनी है मैंने। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे निकल सकती है, पहले मेरे को ये तो बता दो। हाँ, y की वैल्यू निकल कैसे सकती है ये तो बता दो। द प्राइस ऑफ द रिजल्टेंट वाज डिसाइडेड एज 238 पर केजी। शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 1/6 ऑन द मार्केट प्राइस एंड स्टिल अर्न्स 40% प्रॉफिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू कैसे निकल सकती है यहां पे, कि हमें 238 पर केजी डिसाइडेड करा गया है, जब इस पे 1/6 का डिस्काउंट दे दिया मार्केट प्राइस पर, और 40% फिर भी अर्न कर रहा है, 40% फिर भी अर्न कर रहा है। तो भाई कैसे कर रहा है, हमको प्रॉफिट 40% का है ना, मतलब 5 की चीज को साथ में बेचा, साथ में बेचा उसने, 5 की चीज को साथ में बेचा, और 7 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 7 की वैल्यू 238 दी हुई है मेरे को। तो यहां से 5 की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या मैं, 5 की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहां से 170, 170। अब यहां पे शॉपकीपर ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 1/6 ऑन द मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस एंड स्टिल अर्न्स 40% का प्रॉफिट। तो भाई यहां से पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमको, ये सीधा मत कर देना, आप पहले सॉल्व करो कि भाई एमपी अपॉन में सीपी है, एमपी अपॉन में एसपी। जब यहां पे 6 था मार्केट प्राइस, तो उसने 1 का डिस्काउंट देकर 5 में बेची वो चीज। और यहां से यदि मैं सीपी अपॉन में एसपी यहां से निकलवाऊं आपसे, तो सीपी अपॉन में एसपी यहां से कितना आएगा, मेरे पास 5 का यदि कॉस्ट प्राइस था, तो उसने 7 में बेची वो चीज, 7 में बेची वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे SP 5 है, यहाँ पे SP 7 है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करो तो देखो, MP 42, SP कितना आ जाएगा 35, और मेरे पास CP कितना आएगा यहाँ से, CP मेरे पास आएगा 25, CP मेरे पास कितना आएगा 25 आएगा यहाँ से। ठीक है, द प्राइस ऑफ द रिजल्टेंट वॉज डिसाइडेड एज 238। अब इसकी वैल्यू दी हुई है मेरे को, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो मेरे को यहां से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, जो हमारे पास ये सेलिंग प्राइस है इसकी, सेलिंग प्राइस है इसकी। और फिर यहां से बाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर यहां से वेटेड एवरेज लगा देना, सीधा सीधा वेटेड एवरेज लगाओगे तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। अब मैं आगे सॉल्व करके नहीं बताना चाहता इस क्वेश्चन को, ठीक है, वेटेड एवरेज लगाना, आप सीधा आंसर भी दिख जाएगा आपको। 22वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन फिर से देखो, यही आ गया वो सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। और भाई मैं कह रहा हूं कि आपको फील चाहिए तो फील के लिए जरूर देखना एक बार वीडियो को। ठीक है, ए सोफा सेट इज अवेलेबल फॉर 48,500 इन कैश और कैश डाउन पेमेंट ऑन द 10,500 प्लस 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट देयर ऑफ, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अंडर द इंस्टॉलमेंट स्कीम इज 16% पर एनम, देन अज्यूमिंग द इंटरेस्ट एज सिंपल, फाइंड द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, सॉरी मंथली पैड, मंथली पैड हमको बताना है। ठीक है, तो भाई हमको मंथली पैड अमाउंट बताना है, तो कितना कितना अमाउंट रहेगा ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, 48,000, अब सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, 48,500 में 10,500 दे दिया, तो उसको कितना और चुकाना था, उसको चुकाना था 38,000 और चुकाना था उसको, 38,000 ही चुकाना था ना। पर 38,000 उसने जब ब्याज पे ले लिया, तो भाई उसको 38,000 थोड़ी चुकाना पड़ेगा, 38,000 पे कुछ ना कुछ अमाउंट भी तो देना पड़ेगा ना उसको। तो कितना ब्याज लगा होगा उसको, 3 मंथ का ब्याज, क्योंकि उसने 3 मंथली इंस्टॉलमेंट दी है ना, तो 3 मंथ का ब्याज भी लगा है। तो 3 मंथ का ब्याज कितना हो जाएगा, 4%। भाई जब 12 मंथ का 16% है, तो 3 मंथ का कितना हो जाएगा, 4%। तो यानी कि 38,000 का 4% कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 38 चौका 6, 38 चौका 152, यानी कि 1520। उसको चुकाना कितना पड़ेगा, 39,520 चुकाना पड़ता उसको, 3 मंथ के एंड में उसको इतना चुकाना पड़ता, इतना चुकाना पड़ता उसको। लेकिन वो मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से चल रहा है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से सपोज करो कि मैंने 3 मंथली की इंस्टॉलमेंट्स, हर इंस्टॉलमेंट मान ली मैंने 100 100 100। अब भाई ये कैसे लिखा कैसे नहीं लिखा, वो आप जब वीडियो देखोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे भाई, एक बार देखना जरूर। ठीक है, तो 100 100 100 मैंने तीनों इंस्टॉलमेंट मान ली, है ना। तो पहले मंथ में जब दिया, तो मैंने पहले मंथ के साथ, जब मैंने पहले मंथ में दिया, तो मैंने 2 मंथ का तो जो यहां से कितना बचाया होगा मैंने, यहां से कितना बचाया होगा मैंने, यहां से मैंने 2 मंथ का ब्याज तो बचा लिया, 2 मंथ का ब्याज यानी कि 8% मैंने बचा लिया।
यहाँ से तो 100 पे 8 बचा लिया मैंने यहाँ पे मैंने कितना बचा लिया, 4% बचा लिया, 4% बचा लिया, तो यहाँ पे 4 बचा लिया मैंने, और यहाँ का तो मैंने सेम ही दिया है ना, 100 का 100 ही दिया है। तो मतलब मेरे पास 100, 100 और 100, 300 और 12, 312, इस 312 की वैल्यू ही तो मेरे को 39,520 दी हुई है। 39,520। समझ में आया? समझ में आया भाई? नहीं समझ में आया होगा, मेरे को पता है, 100% पता है कि नहीं समझ में आया। तो भाई इसको समझने के लिए आपको देखना ही पड़ेगा एक बार। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है भाई। हमने जब इंस्टॉलमेंट पढ़ रखी है, सॉरी, एक मंथ का ब्याज चाहिए ना पर हमको, तो भाई 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं यहाँ पे गलत कर गया क्योंकि मैंने 8% कैसे मान लिया मेरे को खुद ही नहीं पता चल रहा। अब मेरे को जब मैंने लिखा है तो मेरे को पता चल गया है। ओके। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो 16% के हिसाब से दर थी ना मेरी, 16%, तो एक मंथ का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे पास? एक मंथ का ब्याज जब 12 मंथ का 16% है, तो एक मंथ का कितना रहेगा मेरे पास? यहाँ से 4/3%। 4/3%, मतलब मैंने यहां से 2 मंथ का ब्याज बचा लिया, 2 मंथ का ब्याज बचा लिया, तो 8/3% मैंने बचा लिया यहाँ से। तो यहाँ से 8/3 लिखो इसको। यहां से मैंने कितना बचा लिया होगा? यहां से मैंने कितना बचा लिया होगा? 4/3%, तो 4/3 मैंने यहां से बचा लिया। ठीक है, तो मेरे पास यहां से किसकी वैल्यू है? 300, प्लस में 12/3, इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है? 39,520। 39,520 यानी कि 304 की वैल्यू दी हुई है मेरे को, 39,520। ठीक है, तो अब यहां से काटो, इसको कैसे काटोगे? ठीक है, तो ये मेरे पास लगभग देखो, यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट आ रहा है, तो मतलब 13 बार जा रहा होगा। 13 बार जा रहा होगा, तो 130 बार कट गया, तो एक की वैल्यू 130, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 13,000। तो 13,000 मंथली इंस्टॉलमेंट थी उसकी। 13,000 मंथली इंस्टॉलमेंट थी। ये 8/3% कैसे लिखा? ये एक मंथ का ब्याज था, 4/3% एक मंथ का ब्याज था। जब उसने फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में दे दी, तो भाई उसका 2 मंथ का ब्याज बच गया। 2 मंथ का ब्याज बच गया उसका। दूसरे मंथ में एक मंथ का ब्याज बचा लिया उसने। भाई आप इंस्टॉलमेंट देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना। पी की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो हमको एक्स वैन एक्स बराबर 2.5 पे हमको पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो भाई आप यहां पे सीधा एक्स की वैल्यू 2.5 मत रख देना, इसको सॉल्व करो पहले। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे कैसे? करोगे इसको सॉल्व, ये बताओ पहले मेरे को। ठीक है, तो x² प्लस में 2x प्लस में 1 दिया हुआ है। अब मैं चाहूंगा कि इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कमेंट आंसर्स है ना। ठीक है, कमेंट कर देना भाई इसका आंसर। तो आपको सॉल्व करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ से सॉल्व भी करोगे, तो देखो ये मैं लिख सकता हूँ ना इसको, एक्स को मान लेके x⁻8, x⁻8 को क्या लिखेंगे फिर? x-2 और x², और यहाँ पे कितना आएगा फिर? यहाँ पे 2 है ना, तो मतलब x² प्लस में 2x प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा पूरा, ये कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा, x × x-2। अब इसको सॉल्व करते रहना, फिर ऐसे आंसर आएंगे, और मेरे को आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में प्लीज। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया इस वजह से, है ना। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, 15% ऑफ वोटर्स इन द टाउन डिड नॉट कास्ट दियर वोट्स एंड 10% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 62% of the valid votes and won by a majority of 3672 votes. How many valid votes did the losing candidate get? तो भाई देखो, 100% वोट थे टोटल, 15% ने टाउन में वोट नहीं दिया, तो 15% यानी कि 17/20 ने तो वोट दिया है। भाई 20 में से 3 ने नहीं दिया, तो 17/20 ने तो दिया है। इसका कितना प्रतिशत वैलिड है? इसका कितना प्रतिशत वैलिड है? इसका 9/10% वैलिड है। ठीक है, और कैंडिडेट ने 62% प्राप्त करे, जो विनिंग कैंडिडेट है। तो भाई विनिंग कैंडिडेट कितने के मार्जिन से जीता होगा? भाई हारे हुए कैंडिडेट ने 38% करा, 38% ही तो करा, वैलिड वोट्स का 38%। तो सीधा सीधा आप 19 का मल्टीपल चेक कर लो, या तो 19 का मल्टीपल चेक कर लो। अब 19 का मल्टीपल चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, देखो 19 × 57, 16 बच गया। 19 × 6 19 × 95, 14, 133, 152, तो यानी कि ये नहीं जाएगा। 19 × 57, 8 बच गया। 19 × 76, 119 आएगा। 19 × 57 और 19 × 114, यही आंसर आ रहा है मेरे पास। 19 का मल्टीपल सिर्फ यही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट को 62%, लूजिंग कैंडिडेट को 38, कितने के मार्जिन से जीता? 24% के मार्जिन से। तो इसका ही मेरे पास 6/25, ये कितने के बराबर है मेरे पास? 3672 के बराबर है। हो गया? हो गया। तो अब इसको काटो, देखो यहां से करेंगे तो देखो, 17×2 = 34, 2 बच गया। 17 × 17 और 17×6 = 102। ठीक है, और 9×6 = 54, यानी कि ये कितनी बार कट गया? 4 बार। तो मेरे पास जो टोटल वोट्स रहेंगे वो 25×4 = 100 और 200, यानी कि 20,000 मेरे पास टोटल वोट्स हैं। और 20,000 का कितना प्रतिशत मिला है उसको? 38% ही तो मिला है। 20,000 का 38%। पर ये वैलिड नहीं है, वैलिड भी तो निकालो पहले। वैलिड कितने हैं? 17/20 इंटू में 9/10 इंटू में 19/50, इतने वोट्स मिले हैं उसको, वैलिड जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते रहना। यहां पे सीधा सीधा 19 का मल्टीपल ये आ रहा है, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है,
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 9.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 13% पर एनम इज, देखो 9.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 13% पर एनम, मतलब कि 13 में 117 और 6.5 कितना हो जाएगा ये, 123.5% हो गया ना। इज 3080 लेस देन द अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर द 4.5 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनम इज 3080 लेस देन द अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर 4.5 ईयर्स। अच्छा, तो अमाउंट कितना रहेगा 4.5 ईयर्स के लिए, अमाउंट कितना रहेगा फिर यहाँ पे, 13 चौका 52, और 52 और 6.5 करेंगे तो 58, तो यानी कि 158.5 माइनस 123.5 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 3080। अब यहां से सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना भाई, अब इससे ज्यादा कोई तरीका नहीं है इस चीज को समझाने का। देखो मेरे पास 35% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3080, यानी कि 7 चौका 28 और 7 चौका 28, तो यानी कि 5% की वैल्यू इतनी है। तो मेरे पास यहाँ पे योग कितना आ जाएगा, मेरे पास 88, सो सीधा सीधा आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये कितना है 1% की वैल्यू 88, ठीक है, तो 100% की वैल्यू 8800। अब ये कैसे आया, तो पहले समझ लो कि भाई 9.5 ईयर्स के लिए 13% की दर से ब्याज कितना हो गया, 123.5, और यही जो सम था वो अमाउंट कितना होता 4.5 ईयर में, 158.5। इसी का अंतर तो मेरे को दे रखा है, 158.5 माइनस 123.5 इज इक्वल टू 3080। अब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।